आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो एएस लेवल बिजनेस के लिए या ए लेवल बिजनेस के पेपर वन के रिकॉर्ड की जा रही है और इसकी रिकॉर्डिंग डेट है हमारे पास 17 अक्टूबर 2021। अभी अगले कई साल के लिए एप्लीकेबल होगी क्योंकि मेरा ख्याल है कोई इस तरह का बहुत मैसिव सिलेबस अपडेट नहीं आया हुआ फॉर एटलीस्ट जो है हमारे पास पेपर वन के उसके लिए फॉर्मेट के लिए पेपर स्ट्रक्चर के लिए और बहुत सारे हमारे कंटेंट टॉपिक्स के लिए। अगर कभी आया तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है सॉरी इसके पिंड कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा कि हमने इसकी जगह फलां वीडियो और बना ली है, तो बाद के स्टूडेंट भी इस वीडियो को यूज कर सकते हैं अभी। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर? दूसरी चीज ये है कि ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग शुरू में इंशाल्लाह फॉर्मेट भी कवर करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको लॉन्ग बनाना चाह रहा हूँ। तकरीबन मेरा फोकस ये है कि 2 से 2.25 घंटे की बना लें इसको, ताकि हम उसके बाद जो है उसमें हम लोग वो भी कुछ टॉपिक्स भी कवर कर पाए। ठीक है। जो टॉपिक की मैंने अभी इस पॉइंट पे अलग वीडियो लगाई हुई है, कल को इंशाल्लाह अगर और लगाता हूँ तो उनके मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, वहां चेक कर लेना। हो सकता है और चैप्टर्स की मैंने वीडियोस बनाई हूँ, लेकिन अभी का जो सीन है जो मैंने चैप्टर्स की वीडियोस बनाई हुई है उसके अंदर ये है कि मैंने यहाँ पे वो करना है। अभी तक जो हमने वीडियोस बनाई हुई हैं उनका मैं नीचे बता दूंगा। अभी हाल है मेरे पास एएस लेवल बिजनेस की मैंने अलग से सिर्फ 2 ही वीडियोस बनाई हैं। ठीक है। लेकिन कल को अगर बनाते हैं तो उसको मैं डाल दूंगा, वरना जो टॉपिक्स हम उसमें कवर कर चुके हैं, जो हमने पहला चैप्टर कवर किया हुआ है, तो उसको हम इस वीडियो में भी टच नहीं करेंगे। ठीक है। बाकी कभी बनाते हैं तो मैंने बताया कि नीचे डाल दूंगा। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले तकरीबन मैं आपका 1 मिनट और लूंगा एक छोटी सी बात टच करने के लिए। जो स्टूडेंट्स बिजनेस के उसको स्किप भी कर सकते हैं। एक बच्चे ने मुझसे मतलब मजाहिया अंदाज में मतलब ठंडे अंदाज में पूछा हुआ था कि सर आपने इन्हीं वीडियोस बनानी खत्म कर दी है, इसके बाद ये बनाएंगे? ये उस स्टूडेंट का तो मुझे पता है कि वो एक रेगुलर स्टूडेंट है, उसने सिर्फ मजाक के अंदाज से पूछा है। मैं वैसे इस चीज के बारे में आंसर करना चाहता हूँ जो काफी जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आमतौर पे आता भी रहता है कि यार कब खत्म करोगे, ये एंड कब हो रहा है, ये तुम्हारा जो ड्रामा है तुम कब एंड कर रहे हो। लोग इसको टर्म करते हैं ड्रामे के तौर पे। ये स्टूडेंट ने किया, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट ने अभी रिसेंटली इसने कमेंट किया उसने नहीं किया इस तरह। वो एक मतलब मुझे पता है कि रेगुलर स्टूडेंट है, उस तरह नहीं करता। ये वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ जो मुझे पहले कई उसमें और भी सुन चुका हूँ। देखो यार, मैं आपको इसमें एक सिंपल सी बात बताऊंगा, फिर इसको हम आगे चलते हैं। एक इंसान के लिए ना सबसे ज्यादा जो एक होता है ना, एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहां आप सोचते हो कि शायद अब मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। वो पॉइंट होता है कि जब जिन लोगों के लिए आप वो काम कर रहे हो ना, वो लोग आगे से आपको उसके ऊपर वो करें, गाली दें, हरास करें, या आपको उसमें यानी कि बुरा समझें। ये चीज अगर मेरी जिंदगी में ना हुई होती तो शायद मैं ये सोचता कि एक पॉइंट आएगा जब मैं ये काम खत्म कर दूंगा। ठीक है। देखो, पहली चीज तो ये खुदा तला की वो है, जब तक खुदा तला चाहेगा ये काम हम करते रहेंगे। उसके बाद जो एक इंसान की चॉइस होती है कि मैंने कब तक करना है, वो पॉइंट मेरी जिंदगी में आया है पिछले मई जून के अंदर, मई जून 2021 के अंदर। आपको पता है कि मार्च से लेके मई तक बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुए कि पेपर्स कैंसिल कर दें ये वो। उस वक्त मैंने 6-7 पॉइंट दिए थे कि यार अगर हम इस तरह करेंगे तो ये चीज हर स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगी, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी, A2 के स्टूडेंट्स के लिए जिनने बाहर अप्लाई किया उनके लिए भी, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। खैर उस वक्त जो है जहन पे लोगों के इतना ज्यादा वो था, जुनून चढ़ा हुआ था उस चीज का कि नहीं 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 हमें तो फ्री ग्रेड चाहिए एक्सेट्रा, कि उस वक्त बहुत सारे लोगों ने उस बात की असल जिस्ट नहीं समझी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उनने उसको एक मिस इंटरप्रेट किया। फिर बीच में शोशान दोस्त भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारों को अपनी फेम की पड़ी होती है कि हमारा नाम बन जाए, उन्होंने भी बहुत उसमें आग लगाई। तो खैर व्हाट्सोएवर, उससे हुआ क्या कि जिन स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने पूरा साल लगाया था उनको पढ़ाने के लिए, उनको यानी कि इस काबिल बनाने के लिए कि पेपर में कोशिश करके अच्छे ग्रेड ले सकें, यानी उनका ग्रेड बेहतर आ जाए, उन्हीं स्टूडेंट से मैंने गालियां सुनी है। ठीक है। और उन्हें इस तरह की गालियां दी हैं, तोहमतें लगाई हैं, इल्जाम लगाए हैं कि तू ये करना चाहता है, तुझे वो है, तुझे फेम की पड़ी, तुझे ये पड़ी है। उस पॉइंट पे हाँ एक बार मैंने सोचा था कि शायद मैं इस काम को खत्म कर दूं और फिर आगे हम इसको दोबारा ना शुरू करें। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है जब उससे पास कर गया हूं ना, जब उस काम ने मेरे उसको नहीं वो किया, कंटेमिनेट किया, तो इनशाला इनशाला अब जब तक अल्लाह ताला चाहेगा ये काम हम इनशाला इनशाला जो है करते ही रहेंगे। तो ये वीडियो खत्म नहीं होती, उसका सिर्फ बीच में मसला ये आता है कि मेरा उसमें वो था, क्या नाम है, मेरे कुछ काम खुद के इस तरह पर्सनल काम फंसे हुए थे, पर्सनल भी और कारोबार के कुछ काम भी इस तरह फंसे हुए थे कि मेरे पास टाइम बन नहीं पाया। मैं वैसे अच्छा एक चीज जरूरी, मैं स्टूडेंट्स कहता हूँ कि यार आप सिर्फ यूट्यूब चैनल पे स्टिक करने के बजाय ना मेरा फेसबुक पेज और हमारा फेसबुक का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। उसका रीजन ये है कि वहां मैं मटेरियल कम से कम जरूर शेयर कर देता हूँ। अगर फर्स्ट मैं वीडियो लेक्चर नहीं भी डाल रहा तो वहां मैं अलग से मटेरियल शेयर कर देता हूँ कि यार इस पेपर का ये मटेरियल है। जैसे कल फॉर एग्जाम्पल कल मैथ्स का पेपर आ रहा है, एएस वालों का, कल ओ लेवल वालों का मैथ्स का पेपर आ रहा है, मैंने उसका मटेरियल ऑलरेडी शेयर कर दिया कि यार उसका इतना मटेरियल पड़ा हुआ है ऑलरेडी, उसके लिए हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो उसको चेक कर लिया करें ताकि आपको कवर हो। तीसरी चीज आ गई सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स का। सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट का पेपर मेरा था कल है, सोशियोलॉजी स्टूडेंट का पेपर है परसों। हम इंशाल्लाह कल का दिन मैंने अपना इस टाइम तक तो पूरा फ्री रखा हुआ है, मैंने कल कुछ भी नहीं करना और ठीक है।
मैं कल पूरा दिन इंशाल्लाह वही वीडियो बनाऊंगा। कल कोई काम आ भी गया तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि मैं फिर भी सोशियोलॉजी वालों की वीडियो कैटर कर दूंगा। तो इसको ध्यान में रखें, ईजी हो जाए, सोशियोलॉजी वालों का जो है कल पेपर हो जाएगा, तो हमारा इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। और आते हैं बिजनेस के ऊपर। पहले हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की। देखो सिलेबस अपडेट के अंदर हमारे पास जो है सिर्फ पेपर 3 के पैटर्न की अपडेट आई हुई है, लेकिन जो भी बात मैं बताऊंगा वो अब तक की उसके हिसाब से, कल वो कोई चीज नहीं कर दे तो उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे पास पेपर में होते हैं 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। अब इसमें मसला क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि 1 आवर 15 मिनट इज अ वेरी गुड टाइम, हम 1 घंटा 15 मिनट में जो चाहे कर लेंगे। ये चीज आपको नुकसान पहुंचाएगी अगर आप सेक्शन ए के क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा लिखने बैठ गए जितना उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इतनी ये बात क्रूशल है कि एग्जामिनर ने को बहुत कम पेपर्स ऐसे होते हैं इसमें उस तरह करता है। एग्जामिनर ने खुद कहा हुआ है कि यू आर एडवाइज टू स्पेंड नो मोर देन 35 मिनट्स ऑन सेक्शन ए। वो खुद कह रहे हैं कि 35 मिनट से ज्यादा ना इस पे ना स्पेंड करना, वरना तुम्हारा दूसरा पार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। होता हर स्टूडेंट का अपना है, कई स्टूडेंट 15 मिनट में कई स्टूडेंट जो है सेक्शन बी 15 मिनट में कर लेते होंगे, लेकिन फ्रॉम द जनरल परस्पेक्टिव जो है कॉमन सेंस को एक बात जो अपील करती है वो ये कहती है कि भाई आप सेक्शन ए के ऊपर कम टाइम स्पेंड करो, क्योंकि अगर आप सेक्शन ए में ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे आपका पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये चीज सेक्शन ए में बहुत ज्यादा ओवर अननेसेसरी लिखना, इसको कल अवॉइड करना, वरना यही चीज आपका पेपर खराब करवाएगी, अल्लाह ना करे, ठीक है। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं, सेक्शन बी का एक करना है। सेक्शन बी का अगर एक के 2 पार्ट्स हैं तो दोनों पार्ट्स करने हैं। अब मसला क्या है, सेक्शन बी का सर हमने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया फिर दूसरा स्टार्ट कर दिया, बेटा जो पहले किया होगा उसको मार्क करेगा जब तक आप पहले वाले को पूरा क्रॉस नहीं करते, इसको ध्यान में रखना, ठीक हो गया जी। ये तो हो गई कुछ जनरल बातें। अब आ गया क्वेश्चन की टेक्निक्स, ये बड़ी जरूरी बात है। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे इस वीडियो के बाद आपने व्हाट्सएप के ऊपर जरूर कांटेक्ट करना है एएस वाले बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरा कमेंट पिन कमेंट में डाल दूंगा। मेरे पास वॉइस नोट्स पड़े हुए हैं लास्ट टाइम एएस लेवल के, आई एम वेरी श्योर शायद पढ़े हो, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल मुझे लगता है पढ़े हुए हैं। वो मैं आपको अगर पढ़े हुए तो फॉरवर्ड कर दूंगा, उसमें मैंने ये पेपर पैटर्न बहुत डिटेल से दोबारा भी समझाया हुआ है, ठीक है, तो आपको बड़ी इसमें आसानी हो जाएगी। अब आ जाता है हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है ना, इसमें आमतौर पे हमारे पास जो पहला पहला दो दो या तो देखो या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा या आपके पास 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। आमतौर पे ऐसे होता है सेक्शन 1 के अंदर एक क्वेश्चन की जो डिवीजन होती है। अगर 2 और 3 में डिवाइड होगा ना तो आमतौर पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वो आपका कह रहा होता है आपको डेफिनेशन देने का। अब इसमें एक चीज याद रखो कि ये वो पेपर है जहां पे कुछ क्वेश्चंस में पॉइंट बेस्ड मार्किंग है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां होलिस्टिक मार्किंग होती है, जैसे इंग्लिश में हमारा हम जब ऐसे लिखते हैं तो उसकी होलिस्टिक मार्किंग होती है। यहाँ हमारे मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर जो है पॉइंट बेस्ड मार्किंग हो रही है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक पॉइंट को उस तरह लिख देते हो कि वो बात सही है लेकिन आपने मार्किंग स्कीम की वर्डिंग यूज नहीं की हुई, वो आपको मार्क्स देगा, ठीक है। आप उसका कोई अच्छा मार्किंग स्कीम के अलावा कोई ऑल्टरनेट एग्जाम्पल, कोई ऑल्टरनेट आंसर जो वहां फिट होता है, जो एक्यूरेट है, सही है और रेलिवेंट है उस क्वेश्चन के लिए, उस क्वेश्चन में फिट होता है, आप लिख देते हो, वो आपको मार्क्स देगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद आगे कि हमारे पास जो है एक क्वेश्चन, अगर आप एक उसको क्या नाम है बात को रिपीट करते रहते हो, बार बार एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, उसके वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा। तीसरी चीज क्या है, चौथी चीज ये कि अगर आपको कहीं लिस्ट बनानी पड़ती है, कहीं नेचुरली ऐसा हो रहा है कि आपको लिस्ट फॉर्म में यानी पॉइंट फॉर्म में सारा आंसर नहीं, बाकी आंसर आपका प्रोज फॉर्म में आ रहा है, कहीं आपको एक पॉइंट पे आके ऐसा लगता है कि यार यहाँ मुझे लिस्ट बनानी जरूरी है 1 2 3 4 करके, वो उसके आपको मार्क्स देगा, ठीक है। लेकिन जहां पे वो जरूरी हो, ठीक हो गया। जिस पर हमारे पास ये है कि अगर आप एक ही बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, जहां पे आप जो है वो कर रहे हैं यानी कि अपने ही आंसर को कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हो। अब उसको मैं आगे समझाऊंगा आपके ऐसे वाले क्वेश्चन के, इसको ध्यान में रखना, हमने ऐसे वाले क्वेश्चन में इसको डिस्कस करने आगे। लेकिन जो बात है अगर पूरा आंसर ही कॉन्ट्रडिक्टरी है, ठीक है, उस स्टेटमेंट के खिलाफ उसने पूछी हुई है, वो आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद आ गया कि अगर जो है आप बहुत ज्यादा बेनिफिटेशन की बात आपको बता दी है, ठीक है, एक की टर्म है, यानी जैसे फर्ज करें हमें पता है कि लैंड एक की टर्म है, हमें पता है कि भाई मैस्लोज थ्योरी एक की टर्म है, लेकिन अगर वो चीज वहां पे रिक्वायर्ड है फिर तो चलें आप वो यूज, अगर आप उसको वहां लिखते हैं, उसको समझाते हैं कि वो टर्म क्या है और फिर उसको यूज करते हैं, तब तो वो आपको मार्क्स देगा। सिर्फ अपना नॉलेज शो करने के लिए कि यार मुझे ये मैं वर्ड याद करके आ गया हूं, अब तो मैंने ये डालना ही डालना है, कहीं आ रहा है या नहीं आ रहा मैं तो घुसाऊंगा आंसर में। अगर आप इस तरह करके एक वर्ड को की टर्म को एक्सप्लेन करके आते हो, इसके वो मार्क्स नहीं देगा आपको, एक्स्ट्रा खास मार्क्स नहीं देगा, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे इस चीज के। स्पेलिंग जो है आपके देखो, स्पेलिंग रिक्वायर्ड नहीं है करेक्ट होने के, ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे किसी स्पेसिफिक टेस्ट के हिस्से में वो स्पेलिंग पूछ रहा है, यानी वो आपसे स्पेसिफिक चीज का नाम पूछना चाह रहा है, तो वहां आप कोशिश करोगे उसकी स्पेलिंग गलत ना करो, ठीक है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये होगी कि आपके स्पेलिंग जो है उनकी गलतियों से आपका मीनिंग चेंज ना हो, बात कंफ्यूजिंग ना हो जाए, ठीक है, और आपकी जो बाकी टर्म्स है उनके साथ मिक्स ना कर रहा हो। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, मार्किंग स्कीम में भी एग्जांपल होती है, कोरोजन का वर्ड और कोरेजन का वर्ड में डिफरेंस है, ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अच्छा यार अगर रेजर रेज्ड या रेज्ड यानी RAZED रेज्ड या RAISED रेज्ड, ठीक है, इनमें फर्क है, इनके मीनिंग में फर्क है। तो ऐसी टर्म्स को आपस में आप जो है वो करोगे, चेंज करोगे, इंटरचेंज करोगे स्पेलिंग की वजह से, तो वहां मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, ध्यान करना, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास आ गया
आपके क्वेश्चंस के आंसर का, ठीक है। देखो जो आपका आता है ना यानी जो आपके क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन ए के अंदर, जिनमें आम तौर पे आपके पास होते हैं डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन का पार्ट, ठीक है, यानी जिसमें आपका 2 और 3 में डिवाइडेड होता है, वहां वो फोकस कर रहा होता है आपका आपकी डेफिनेशन के उसको यानी आपका जो है नॉलेज को टेस्ट करने का और आपकी एक्सप्लेनेशन को टेस्ट करने का। इनमें एक क्वेश्चन इस तरह जरूर आता है जहां वो आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन दे देता होता है, ठीक है, सेक्शन 1 में 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, वहां वो आपका एप्लीकेशन चेक करेगा, आपके नॉलेज को यूज करना। मैं इन बातों को आगे समझाऊंगा कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। जो आपका सेक्शन बी के क्वेश्चन है जिसमें से आप एक क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे, वो आपकी कंप्लीटली जो है एप्लीकेशन, आपकी एनालिसिस और आपकी वैल्यूएशन को टेस्ट कर रहा होगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आ गया कि हमने इसकी मार्किंग किस तरह करनी है। देखो जी आपके पास आ गया इसमें हाँ, जो आपके पास नेक्स्ट चीज आ जाती है, देखो पहली चीज तो होगी कि आपके पास अब जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, यानी आपका जो सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर जो पहली रिक्वायरमेंट होती है, यानी इसकी ये जनरल रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, अभी आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। पहली चीज तो आ गई कि आपने अपना नॉलेज डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि आपको जो नॉलेज है और अंडरस्टैंडिंग है उसको आप सपोर्ट कर रहे हो डिफरेंट उनके साथ, ठीक है। यानी आपके सेक्शन बी में ऐसा नहीं है, ये ध्यान में रखना, सेक्शन ए में तो नॉलेज और आपका अंडरस्टैंडिंग और आपकी एक्सप्लेनेशन इसके मार्क्स होते हैं, और सम वॉट एप्लीकेशन, वो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें एप्लीकेशन वाले मार्क्स होते हैं। जो आपका सेक्शन बी है उसमें आपका नॉलेज, आपका डिमॉन्स्ट्रेशन, ये चीजें मैटर करती हैं, लेकिन उसके बाद और क्या क्या चीजें मैटर करती हैं। आपको उस नॉलेज को, जो आपने वहां नॉलेज लिखा है कि मुझे ये चीज पता है इसके बारे में, ये मैंने बात आइडेंटिफाई की है, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। और आपको बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर, स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर उसकी क्या एप्लीकेशन होगी ये बताना चाहिए। एक चीज है मुझे पता हो, फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मुझे पता हो भाई मैस्लो की थ्योरी जो है, मुझे एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई मुझे पता है इसमें 5 सेक्शन है, पहला सेक्शन हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, ठीक है, ये तो मुझे पता है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में, कि अगर एक बंदा जो है वो ऑलरेडी आपका उसके ऊपर है, क्या होता है आपका ऑलरेडी जो सोशल नीड्स के लेवल के ऊपर है, तो उसके नीचे वाली जो 2 नीड्स हैं वो उसको वो नहीं करेंगी, उसको फर्दर मोटिवेट नहीं करेंगी, उसको आगे जाना पड़ेगा उससे, ठीक है। ये उसकी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में एप्लीकेशन है, ठीक हो गया। अब इसमें यानी कि आपको स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। जो बिजनेस का उन्होंने आपको कंटेक्स्ट दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, उसमें अप्लाई करना आना चाहिए। ये ना हो कि आपको पूछ कुछ और रहा हो, आप किसी और सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हो, ये नहीं करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि आपको जो वो है मुख्तलिफ जो आपको यानी कि उसमें की जो आपके पास एरियाज है, थ्योरी आपको पता है, ठीक है, उसका इंपैक्ट क्या होता है। देखो मैंने पहले भी बात समझाई थी पिछले पेपर के अंदर, आइडेंटिफिकेशन होती है बताना कि यार ये चीज क्या है। जैसे मैं कहता हूं कि देयर इज वन थ्योरी कॉल्ड मैस्लोस थ्योरी, ये मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि थ्योरी, अगर वो थ्योरी का क्वेश्चन दे देता है कि यार एक थ्योरी जो है वो मैस्लो की थ्योरी हो सकती है, ठीक है। इससे एक स्टेप आगे क्या करूंगा, इससे एक स्टेप में आगे क्या करूंगा, देखो ये मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, मुझे कहता है कि आपने मुख्तलिफ थ्योरी से फर्स्ट के लिए एक्सप्लेन करना है। अब मैंने जो है उसमें से आइडेंटिफाई कर दिया कि थ्योरी कौन सी है, ये मैंने एक स्टेप कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका सेकंड स्टेप क्या है, मैंने इसको डिस्क्राइब भी एक्सप्लेन करना है, वो थ्योरी क्या होती है बताना है, उसके बारे में बता दूंगा कि यार इसका यानी एक जनरल इसका डेफिनेशन वाला क्या है और इसका क्या नाम है, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। फिर आगे हमारे पास उसको अप्लाई करना, उस कंटेक्स्ट में एप्लीकेशन क्या है उसकी, उसके बाद क्या है उसका इंपैक्ट, के इस एप्लीकेशन से इंपैक्ट क्या होगा, अगर मैं थ्योरी को अप्लाई करता हूं इससे आपका आगे जो है फर्दर आउटकम क्या निकलेगा। और लास्ट चीज आ जाती है हमारे पास के कॉन्सिक्वेंसेस की, जो आउटकम निकला है इससे अब इन यानी कि इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म डिफरेंसेस क्या पड़ेंगे। ये होता है एक प्रॉपर टीका, उसको रीजन है ना हर चीज को डिस्क्राइब करने का। अच्छा, ये कंपलसरी मेथड नहीं है, आप इसको अपनी तरह से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इस तरह करने में फायदा ये होता है कि बाद में लॉजिक रहती है, बजाय कि ये हो रहा हो पहले आप मैथ्यू की थ्योरी की फर्ज से आप करते हैं, आप टेलर की थ्योरी को जो है पहले आप एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर बताते हैं कि यार टेलर की थ्योरी होती क्या है, कोई लॉजिकल बात नहीं बन रही ना, आप बाद में डिफाइन कर रहे हो, पहले आप उसके एप्लीकेशन कर रहे हो, कॉन्सिक्वेंस उसके बाद दे रहे हो, ये कोई बात समझ नहीं आती। तो एक रीजन तरीका बन जाता है, फायदा होता है इससे आपको, ठीक है। अच्छा, जो आपके सेक्शन बी के क्वेश्चंस है उनमें इवैल्यूएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इवैल्यूएशन में 2 लेवल है बकायदा। एक इवैल्यूएशन है कि आप लिमिटेड इवैल्यूएशन करते हो, ठीक है, यानी आप अटेम्प्ट करो इवैल्यूएशन करने की, आप थोड़ा बहुत जो है उसकी जो प्रीवियस आपने एनालिसिस की है, एनालिसिस करना होता है, उस चीज को अप्लाई करके देखना उसके डिफरेंट वो क्या है। इवैल्यूएशन है कि अब इस सबको करने के बाद आप क्या इन्फर कर रहे हो, क्या बात आपको इसमें से समझ आ रही है, ये आपकी उसकी इवैल्यूएशन है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन का यानी कि ये देखना, अच्छा ये अगर लिमिटेड किया हुआ है, आपने बहुत ब्रीफ वो दिया है, ठीक है। और जरूरी बात क्या है, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है इस पेपर में जो पढ़ने वाला हूं, उसने कहा है कि आपका अगर इवैल्यूएशन ज्यादा ओपिनियनेटेड है इंस्टेड ऑफ बीइंग रीजनड, यानी आपका ओपिनियन ज्यादा नजर आ रहा है और रीजनिंग कम नजर आ रही है आपके इवैल्यूएशन में, तो ये इवैल्यूएशन लेवल 4 के बराबर है, लेवल 5 का नहीं है। बात समझ आती है। आपका इवैल्यूएशन अच्छा तब होगा, लेवल 5 पे तब आएगा जब रीजनिंग ज्यादा होगी, कॉन्टेक्चुअल रीजनिंग, आपकी नॉलेज बेस्ड रीजनिंग, बजाय कि आपका ओपिनियन हो आई थिंक ही शुड डू दिस। भाई ठीक है, आप थिंक करते हो, आप बताओ आप क्यों थिंक करते हो, आपके पास क्या रीजन है ऐसा कि आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है, आप रीजनड एवेल्यूएशन दोगे उसका फायदा है,
ओपिनियन एवेल्यूशन देखो उसका इतना फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपने जो एक स्मॉल सी कंक्लूडिंग सेरेमनी डाल दी, ठीक है, और आपने जो है, अच्छा अगर आप एंड में जो कंक्लूजन डालते हो उसमें आप पिछला जो वो एनालिसिस है उसको रिपीट कर देते हो, तो ये जो रिपीटिशन है ये आपका आ जाता है लेवल 4 के अंदर। अगर आपने उसको बेहतर करना है, आपने उसको लेवल 5 में जाना है आंसर में, तो फिर आपने उसको अपनी कंक्लूजन में इवेल्युएट करना है, बजाय के पिछली बात को रिपीट करने बैठ जाओ, ठीक है। अच्छा ये आ गया, सिग्निफिकेंस की बात करनी है, ठीक है। पिछले एनालिसिस, अब वैल्यूएशन में क्या चीजें आती हैं उसने उसने खुद बताया हुआ है, उसने वैल्यूएशन में बताया हुआ है कि वैल्यूएशन में पहली चीज आती है कि आपने जो एनालिसिस की है, ठीक है, सारी एप्लीकेशन की, उसके इंपैक्ट बताए, कॉन्सिक्वेंसेस बताए, ये जो सारा कुछ आपने किया है इसकी वैलिडिटी क्या है, ये कितनी एक्यूरेट है बात। दूसरी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस बिजनेस के लिए, इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में इसकी इंपॉर्टेंस क्या बनती है, ये चीज है। अच्छा, और इस ये जो दोनों बातें बता रहे हो आप, या एक्यूरेट या इनएक्यूरेट कह रहे हो, या लेस एक्यूरेट कह रहे हो, या आप उसको सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, लेस सिग्निफिकेंट, मोर सिग्निफिकेंट कह रहे हो, तो इसके पीछे नॉलेज बेस्ड रीजंस क्या हैं, ये चीजें आपकी वैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद ये कि आप जो ये सब कुछ करने के बाद एक प्रॉपर जजमेंट दो, सब्सटेंशिएटेड जजमेंट, सब्सटेंशिएट का मतलब ये होता है कि रीजंस के साथ, ये नहीं कि यार मैं लिख दिया अब मैं ये कहता हूं, ऐसे नहीं। आप बताओगे कि यार ये सारा कुछ देख के इसमें ये कुछ क्रूशियल बातें, रिपीटिशन नहीं, रिफ्लेक्शन उनके ऊपर, ये दो डिफरेंट चीजें होती है। रिपीटिशन होता है कॉपी पेस्ट करना, रिफ्लेक्शन होती है उनको यानी कि थर्ड पर्सन व्यू से दोबारा देखना कि बात की जा रही है, इसे क्या समझ आ रहा है, ठीक है। उस बेस के ऊपर डिसीजन, जजमेंट या रिकमेंडेशन देना, ये होती है आपकी, यानी इस तरह रीजन तरीके से, सब्सटेंशिएट तरीके से, ये होती है आपकी वैल्यूएशन का बेस्ट लेवल। अब आ जाता है हमारे पास जो आपकी वो है, क्या कहते हैं हम लोग, आपका जो आपके डेफिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। डेफिनेशन वाले क्वेश्चन में आमतौर पर मार्किंग इस तरह होती है कि आपका जो होता है, कोई चीज अगर आप रेलिवेंट नहीं दोगे 0 मार्क्स मिलेंगे, आप पार्शियल आधी डेफिनेशन देते हो, यानी डेफिनेशन की एक इंपॉर्टेंट बात कवर करते हो 1 मार्क मिलेगा, डेफिनेशन को फुल देते हो, उसकी दो डिस्टिंक्ट इंपॉर्टेंट बातें कवर करते हो, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फॉर एग्जाम्पल क्या है, देखो एक चीज तो ये है कि मैं कहूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में कि इट इज अ डिसीजन मेड बिटवीन ऑल्टरनेट ऑप्शंस, ठीक है, ये एक बात है। हम सिर्फ डिसीजन नहीं ले रहे होते, अब ये जेन में समझना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सबसे बेस्ट और सेकंड बेस्ट जो चीज हमें लग रही है उसके बीच में वो करना, हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, उसके बीच में डिसाइड करना जो है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आप ये वाली बात निकाल देते हो, आपने पार्शियल डेफिनेशन दी है। अगर आप अच्छा कुछ डेफिनेशन के अंदर, सब में यानी कि सब में इसमें गुंजाइश इसलिए नहीं होती कि सब में जो है इतना डिटेल जो है एग्जाम्पल बन नहीं रही होती, इसलिए मैं इसको करने से मना करता हूं, हालांकि मार्किंग्स की मना नहीं है। एक तरीका और ये होता है कि कुछ डेफिनेशन में, हर डेफिनेशन में नहीं, कुछ डेफिनेशन में आप अगर सही एग्जाम्पल दे देते हो, ठीक है, प्रॉपर डिटेल्ड एग्जाम्पल, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, हर डेफिनेशन के अंदर, तो इस चीज को अवॉइड किया करो। अगर आपने एग्जाम्पल देनी भी है ना, तो आप पहले डेफिनेशन दो प्रॉपर, इस तरह दो डिस्टिंक्ट, प्रॉपर उसकी जो इंपॉर्टेंट बातें कवर करके फिर आप उसके अंदर एग्जाम्पल दो, क्योंकि कई बार डेफिनेशन ऐसी हो सकती है जहां से एग्जाम्पल फायदा नहीं देगी, कुछ में दे जाती है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, पूछा था व्हाट इज द मार्केटिंग बजट, आप क्या कहोगे, भाई ऑब्वियसली बात है, मार्केटिंग बजट में दो इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि एक फोरकास्टेड अमाउंट जो आपने ये वैल्यू अमाउंट सेट की होती है फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, ये पहली बात है। दूसरी बात ये, इट इज अ टाइम बाउंड अमाउंट, मार्केटिंग बजट कभी भी आपका ओपन नहीं होता, वेला नहीं होता कि यार मार्केटिंग बजट है कभी भी लगा सकते, नहीं, उसकी एक प्रॉपर टाइमिंग होती है, फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, फॉर 3 ईयर, इस तरह मार्केटिंग बजट जो होता है टाइम बाउंड होता है। अब अगर आप टाइम बाउंड वाली बात मिस कर जाते हो, प्रोबेबली आपको एक नंबर देगा, ठीक है, दो नहीं देगा। इसमें आप एग्जाम्पल क्या दोगे मुझे बताओ। तो इसलिए आपने एग्जाम्पल वाली बात को लेकर जाना है, डेफिनेशन के बाद पहले डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, आपके 2 नंबर इंशाल्लाह इसमें आ जाएंगे। अब आ जाता है हमारे पास जो आपका आता है, अगर आपके पास 2 मार्क्स के साथ जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, उस वाला आपके पास एक्सप्लेनेशन वाला, उसमें वो आपको क्लियरली बताएगा एक्सप्लेन 1, एक्सप्लेन 2, एक्सप्लेन 3, एक्सप्लेन 4, व्हाटसोएवर, आमतौर पे 2 होगा, ठीक है, एक्सप्लेन 2 समथिंग। अच्छा, अब ये कहेगा एक्सप्लेन 2 समथिंग, लेकिन मार्क्स उसके 3 होंगे, मांग दो चीजें रहा होगा आमतौर पे, मार्क्स 3 दे देगा, करना क्या है, देखो आपको वो 0 मार्क्स देगा अगर आपने कोई सही बात नहीं लिखी। अगर आपने एक उसको, अब आपको 1 नंबर मिल जाएगा इनमें से कोई एक काम करके, या तो आप एक पॉइंट को पार्शली एक्सप्लेन कर दो, 1 नंबर मिल जाएगा, या आप दो जो उनमें से सही पॉइंट बनते थे, पॉइंट मतलब पॉइंट फॉर्म में नहीं, ऐसे फॉर्म में, प्रोज फॉर्म में, लेकिन पॉइंट से मुराद ये डिस्टिंक्ट बातें, आप दो डिस्टिंक्ट बातों को उसके अंदर मेंशन कर दो लिस्ट फॉर्म में। इसे लिस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि उसमें से उनका आइडेंटिफाई कर दो, दो आपको उसमें से 1 नंबर मिल जाएगा, या 1 नंबर के लिए एक पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया, या एक में आपने दोनों बातें बता दी क्योंकि दो मांगी थी। आपको 2 मार्क्स कब मिलेंगे, जब आप एक, आप यानी कि
या तो आप दो बातों को लिस्ट करो, उसमें से एक बात को जो है फुल डेवलप्ड एक्सप्लेनेशन दे दो, या आप दोनों बातों को जो आपने लिस्ट की हैं, दो मांगी हैं उसने, उनको पार्शियली एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। और आपको फुल 3 मार्क्स कब मिलेंगे? जब आप दोनों बातों को जो आपने मेंशन की है उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हो इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट से मुराद ये एक चीज है, वो आपको कहता है व्हाट इज अ लीडरशिप क्वालिटी, डिस्क्राइब टू लीडरशिप क्वालिटीज, एक्सप्लेन टू लीडरशिप क्वालिटीज। इसमें आप लिख देते हो, एक एग्जांपल है, द लीडर शुड बी, क्या होता है, शुड रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम, वो आपका क्या है, फ्रॉम क्या होता है अपना यार, ड्रॉबैक्स, सॉरी फ्रॉम सेटबैक्स, और आपका दूसरा आ गया ही शुड हैव एन इनोवेटिव माइंड, आपने को एक्सप्लेन कर दिया। ये है इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ये सेम एक्सप्लेनेशन जो है आप इस अभी जो मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं उसमें लगा सकते हैं। वहां जाओ कहता है कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन टू वेज इन विच अ लीडर कैन यूज हिज क्वालिटीज इन ऑर्डर टू सक्सीड। ऑब्वियस सी बात है, वहां इनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में। तो इस तरह उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में दोनों बातों की सही डेवलपमेंट करना, दोनों जो बातें उसने आपसे मांगी हैं, अगर दो मांगी हैं तो उनको सही तरह डेवलप करना, उनको एक्सप्लेन करना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, ये चीज आपको देगी 3 नंबर। अब जरूरी बात क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। डेफिनेशन, उसको डिफाइन करना, ठीक है। डेफिनेशन मुराद अब इस पॉइंट पे ये नहीं कि 3 पेजेस छाप दो, मतलब उसको बताना वो चीज क्या है, उसके डिस्क्राइब करना यानी कि, ठीक है। उसके बाद आ गया उसको एक्सप्लेन करना, उस पे यानी कि उसकी अगर कोई सिचुएशन वगैरह बनती है वो बता देना, ठीक है, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल है। उसको क्या नाम है, उसका एनालिसिस करना, उसको उसका इंपैक्ट बता देना, कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, या आप उसका एप्लीकेशन बता दिया, इश्यूज बता दिया, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट बता दिए, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप की चीजें बता दी, यानी जहां वो जिस तरह अप्लाई हो रही हो, यानी वहां पे वो बनती हो अप्लाई होनी, ये ना हो कि वहां वो चीज बनती ना हो और आप छापो। ये आपकी उसमें प्रॉपर उसकी वो है, ठीक है। उस तरह आपकी जैसे वो है डेफिनेशन उसके से आगे। अब आ गया वो क्वेश्चन जो 3 नंबर का आता है बीच में, जो आपको सॉरी 3 नंबर का नहीं, 5 नंबर का आता है बीच में, 0 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा अब उस वाले क्वेश्चन के अंदर ना वो कभी भी आपको आम तौर पे नेम्ड नहीं देगा चीजें, ये नहीं कहेगा एक्सप्लेन 1, एक्सप्लेन 2, एक्सप्लेन 3, ऐसे वो नेम नहीं देगा, वो आपको जनरल देगा। पानी पी लो यार 1 सेकंड। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर वो कभी भी आपको नेम्ड चीजें नहीं देगा, वो आपको जनरल वो देगा, क्वेश्चन देगा। नेम से मुराद है कि वो ये नहीं कहेगा एक्सप्लेन, आम तौर पे एक्सप्लेन 2, एक्सप्लेन 3, एक्सप्लेन 4 ऐसे नहीं करेगा। वो आपको आम तौर पे कहेगा कि यार एक्सप्लेन द इफेक्ट्स, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस, एक्सप्लेन वो, लेकिन मकसद ये कि वो आपको एक ओपन वो देगा, उसमें आपको लिमिट नहीं करेगा वो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आप उसमें जो है कोई रेलिवेंट चीज नहीं प्रोवाइड कर रहे, ठीक है। एक्यूरेट बेशक हो, अगर रेलिवेंट नहीं है, क्रेडिबल नहीं है, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, समझ लो, ठीक है। अच्छा, अब आ गया आप जो क्वेश्चन में चीज का नाम दिया हुआ है उसको अगर उसकी डेफिनेशन लिखाते हो, ठीक है, कि वो चीज क्या है, तो आपको उसमें 1 नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑन बिजनेस ऑफ हैविंग अ हाई लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब यहां उसने पूछे हैं बिजनेस पे इफेक्ट्स, लेकिन आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो 1 नंबर कम से कम आपका 5 में से आ जाएगा, अगर आप ये बता दो वर्किंग कैपिटल होता क्या है, ठीक है। लेकिन ये 1 नंबर के लिए है। उसके बाद 1 नंबर से आगे किस तरह मार्क्स मिलेंगे, आपने नेक्स्ट चीज क्या करनी है, अगर आप जो है वो कर देते हो हाई वर्किंग कैपिटल का जो होता है, क्या नहीं हो गया आपका, सॉरी, यानी कुछ इफेक्ट्स आप बयान कर देते हो हाई वर्किंग कैपिटल के बिजनेस के ऊपर, जिसके पास यानी कि ऐसे उसके बिजनेस के ऊपर हाई वर्किंग कैपिटल के इफेक्ट्स कुछ आप एक्सप्लेन कर देते हो, ठीक है। तो ये आपका चला जाएगा, क्या होता है, यानी कि सिंपल एक्सप्लेनेशन जो होगी आपकी, सिंपल एक्सप्लेनेशन से मुराद ये होती है कि जिसमें आपने सिर्फ ने ये बता दिया कि यार चीज होती क्या है, ठीक है, या डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब करने के बाद आपने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया कि यार इसमें यानी कि उसकी कुछ बातों को टच कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने उसकी कोई एक सिचुएशन बता दी, या आपने जो है उसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक उसका इशू बता दिया, या आपने उसके अंदर, बल्कि मैं सारे आपको लिस्ट बता देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। सेकंड लिस्ट में क्या चीज आती है, देखो आपने जो है उसके अंदर आपके पास बता दिया, ये आ गया ना हमारे पास एनालिसिस, ये आ गया। मैं आपको इसका डिटेल से बताऊं, रुको। एक्सप्लेनेशन के अंदर से हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आ गई, हाँ ये आ गया, देखो उसमें आपने उसका कोई स्पेसिफिक बता दिया, आपने उसकी जो है फर्दर आगे उसके कोई सब पॉइंट्स बनते, सब कुछ की सब इंपॉर्टेंट बातें बनती थी, सब लेवल्स बनते थे वो बता दिए। ये तो हो गया एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। आपको 4 से 5 मार्क्स तब वो देगा जब आप जो है उन फैक्टर्स का जो है, जो आपको उसने फैक्टर्स मांगे हुए हैं, ओपनली बताए हुए हैं, ठीक है, उनमें से सबकी इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन दो, यानी कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दो। डिटेल में रेपिटेशन नहीं आती, रिपीट करना नहीं होता, डिस्टिंक्ट तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन दो, कोई उसकी रेलेवेंट एग्जांपल दे दो, कोई उसका जो है आपका सारी सिचुएशंस हो गई उसकी उसकी यानी वो किस तरह हो सकता है, यानी कि वो जो है आपका अफेक्ट आपस में एक दूसरे का लिंक किस तरह है, एक अफेक्ट से आगे फर्दर कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, यानी ये अफेक्ट होगा, इस अफेक्ट से जो होता क्या है आगे, इस इफेक्ट की वजह से क्या चीज फॉरवर्ड होती है, ये जो तमाम चीजें हैं ये आपकी इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन में आती हैं। अच्छा, जरूरी बात,
यहां उसने नहीं कहा हुआ कि आपने 2 पॉइंट देने हैं, आपने 3 देने हैं, आपने 4 देने हैं, आपने 5, आपने 10 देने हैं। वो मार्किंग स्कीम आपको बहुत सारे देता है, ठीक है। और जरूरी बात क्या है, जो आपके वो है ना क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चन है उस वाले डिफिनेशन वाले, वहां तो उसने बताया होता है कि इस बात को लिखने का एक स्पेसिफिक नंबर है। इस तरह उसने आपको जो वो है जिसने कहा हुआ है एक्सप्लेन टू डिफरेंट, तो उसमें ऑब्वियसली बात है दो मेन बातें उठानी होती हैं। यहां उसने कहीं नहीं कहा हुआ उसमें मार्किंग स्कीम जो बना रहा होता है, अभी तक की जो मार्किंग स्कीम मेरे पास 2021 की खुली हुई है इस टाइम, ठीक है। उसने यहाँ पे कहीं भी नहीं कहा हुआ कि आपने जो है इसमें से 2 उठाने हैं, 3 4। तो मैं कहता हूं कि भाई 5 नंबर वाले क्वेश्चन में जितनी आपको सही, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट से मुराद है डिफरेंट, वैलिड यानी कि रिपीट ना हो रही हो, वैलिड यानी कि एक्यूरेट सही चीज, रेलिवेंट जो उस क्वेश्चन में अप्लाई होती हो, आपने जितनी आती है सारी लिख के आनी है। हाँ, उनको इतना डिटेल में जाना ना बैठ जाना, उनमें से कम 3 से 4 को डिटेल में इस तरह प्रॉपर करना कर लेना, बाकी को कम से कम थोड़ा बहुत मेंशन जरूर कराना, क्योंकि आपके पास इसमें डिटेल मेंशन नहीं होती कि आपने कितने पॉइंट्स को उठाना है, ठीक है। यहां तक हो गया सर। बाकी हमारे क्वेश्चन टाइप सेम चल रही है। अब आ जाते हैं हमारे पास वो जो टॉर्चर क्वेश्चन है, ब्लंडर क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन। फिर से मैं पानी पी लूं यार एक बार। ये जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, जो बिग ब्लंडर क्वेश्चन है, इसमें सीन क्या होता है, हमारे पास सेक्शन बी में हमने एक क्वेश्चन करना होता है, एक से बुलाते हैं, एक के सारे पार्ट करने होते हैं। अगर 2 पार्ट है दोनों करेंगे, एक का एक पार्ट एक करेंगे, या तो हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, या हमारे पास 8 और 12 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, रिकमेंड है, कंपल्शन नहीं है, कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। उसका रीजन पता है क्या है? उस क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट में 2 क्वेश्चन दिए होंगे, वो आपको टेक्निक यूज करता है, वो एक ही क्वेश्चन में आपको 2 डिफरेंट बातें पूछ रहा होता है। जैसे फर्नीचर मैन्युफैक्चरर जो है आपका, सॉरी, या तो आपको 2 बातें डिफरेंट बातें पूछ रहा होता है, या वो आपको जो है एक वो दे रहा होता है, ओपन चॉइस दे रहा होता है, जिससे आप जो है मल्टीपल बातें यूज कर सकते हो। ये जरूरी इसको ध्यान में रखना। यानी वो आपको इतना ओपन क्वेश्चन देगा, इतना ओपन एंडेड क्वेश्चन देगा कि आप उसमें पूरा एक चैप्टर कम से कम बुक का जो है ना, और आमतौर पे मल्टीपल चैप्टर्स की बातें उसमें इंकॉर्पोरेट कर सकते हो, कि बात से बात कनेक्ट होगी। अगर आपको बात से बात कनेक्ट करनी आती है, रेलिवेंट है, हमें हवाई बातें नहीं खुद से छोड़ी हुई, वो नहीं, बात से बात अगर आपको कनेक्ट करनी आती है, तो उस सिचुएशन में 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। नहीं, श्योर नहीं हो, तो फिर आप 8-12 वाला करना, ताकि आपको पता हो कि यार मैं यहां पे गलती करूंगा तो मैंने इससे डिवाइड करके बचा लेना है अपने आप को, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन में करना क्या है। जो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 0 मार्क्स मिलेंगे अगर बात क्रेडिबल नहीं है, कोई चीज रेलेवेंट नहीं है। अगर आप सिर्फ नॉलेज देते हो और अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिप्शन दे देते हो उन चीजों की जो आपको उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो आपको 1 से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। जरूरी जेन में रखना कि वो आपको जो 8 नंबर का क्वेश्चन देगा, वो आमतौर पे एनालाइज करने का देगा। मैंने आपको बताया, अब मैं आपको बताऊंगा कि एनालिसिस कहाँ आके खत्म होता है, ठीक है। आपकी मार्किंग स्कीम के हिसाब से एनालिसिस पॉइंट किस चीज पे एंड आता है, ठीक है, में रखना। अच्छा, एनालाइज जो है आपने उसके अंदर, जब उसने आपको कहा होगा एनालाइज के अंदर, उसने कहा हुआ है ना एनालाइज व्हाट आर द बेनिफिट्स, तो इसका भी हम डिस्कस करते हैं कि हमें दोनों बातों में बात करनी है, एक बात पे बात करनी है, ठीक है। जरूरी बात क्या है, आपके पास आ जाता है, कोशिश करना कि जो एनालिसिस वाला क्वेश्चन है ना, उसमें अगर आपने उसने आपको एक बात को टच किया, अगर उसने कहा हुआ है कि आपने सिर्फ बेनिफिट्स पे बात करनी है, तो ट्राई योर बेस्ट नॉट टू डेविएट ऑन द अदर साइड। अगर उसने इतना ही कहा हुआ है, ठीक है, सिर्फ उसने कहा हुआ है एनालाइज द बेनिफिट्स, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके पास इतना वो नहीं होता, और ना ही इतनी जरूरत होती है कि आप दूसरी साइड पे बात के जाओ, ठीक है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर में रखना, 8 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। कोई क्रेडिबल कंटेंट नहीं, 0 मार्क्स, नॉलेज और डिस्क्रिप्शन दे दी आपको 1 से 2 मार्क्स, कुछ उनको अप्लाई कर देते हो सिचुएशंस के अंदर, ठीक है, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि वहां से उसे होकर अप्लाई एप्लीकेशन मतलब ये होता है कि पहले उस वक्त और बाद की सिचुएशन आपस में कनेक्ट किस तरह होती है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 3 से 4 मार्क्स। अगर आप उसमें एनालिसिस के बाद जो है वो कर देते हो, क्या नाम है, सॉरी, एप्लीकेशन के बाद उसको एनालाइज कर देते हो। एनालाइज का मुराद मैंने आपको बताई है, एनालिसिस में क्या क्या चीजें आती हैं, फिर सुन लो। ये आपकी मार्किंग स्कीम में दी हुई है उसने, एनालिसिस में क्या क्या चीजें आती हैं। एनालिसिस में ये चीजें आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, सिचुएशन, यानी अब ये देख लेना कि इनमें से कौन सी चीज उस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है। बेनिफिट्स पूछ रहा है तो आप प्रॉब्लम लिखने में बैठ जाना, ठीक है, बेनिफिट्स के। आपके पास आ गया प्रॉब्लम्स, इश्यूज, सिचुएशंस, कॉन्टेक्स्ट, डिस्कशन ऑफ एविडेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस, डिबेट उसके बारे में, थ्योरेटिकल नॉलेज, इंपैक्ट बताना, कॉन्सिक्वेंसेस बताना, और इनको एक रीजन तरीके से आपस में, यानी कोहेरेंट तरीके से रीजनिंग को आपस में कनेक्ट करना, एक आर्गुमेंट बनाने के लिए। ये आपका एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है। एनालिसिस और इवैल्यूएशन में क्या फर्क है, फिर ध्यान में रखना है। इवैल्यूएशन के अंदर जो है, ये जो सारा एनालिसिस आप करोगे ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया एनालिसिस क्या क्या चीजें होती हैं, उनके बारे में कमेंट करना कि ये जो एनालिसिस है, क्या ये वैलिड है बेस्ड ऑन द जो सारा मेरे पास नॉलेज है, क्या ये सिग्निफिकेंट है बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट आई हैव, ये उसका आगे आपका वो आता है, यानी कि इवैल्यूएशन के पार्ट पे आता है, ठीक है। अब आ गया, देखो आपने एनालिसिस प्रोवाइड करना है, ये होगी सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम आगे उसकी मार्किंग स्कीम पढ़ रहे थे, किधर गई,
नेक्स्ट हमारे पास आ गया, आपको 5 से 6 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप उस एनालिसिस को जो है यानी कि उस पहले अगर आपने एप्लीकेशन कर दी, एप्लीकेशन होता है बता देना कि वो अप्लाई किस तरह हो रहा है मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, उसी कॉन्टेक्स्ट से मतलब मुख्तलिफ वेरिएशंस के अंदर। लेकिन उस बाद हमारे पास आ गया एनालिसिस, आपने मैंने एनालिसिस पूरा बता दी कि ऊपर क्या क्या करना होता है एनालिसिस के अंदर, ठीक है, जो जो चीजें में से अप्लाई हो रही हो। और फिर गुड एनालिसिस के अंदर आता है कि आप एक होल यानी होल कहते हैं होल इनकम्पसिंग, ओवरऑल इनकम्पसिंग, यानी आपका मुकम्मल उस पर अहाता करने वाला जो है प्रिवेलेंट जो आपका वो है, उसको आपने एनालिसिस देना है, हर बात को कवर करना है, आपस में उनका कनेक्शन बनाना है, लिंक्ड हो बातें, एक दूसरे से टूटे टूटे बातें ना हो, ये आपका एक प्रॉपर वो है उसको 8 मार्क्स को गेन करने का, ठीक है। कितने पॉइंट लिखने हैं उसने यार, अब मेरे पास जो कम से कम मार्किंग स्कीम खुली है उसमें यहाँ उसने नहीं कहा कि इतने पॉइंट लिख देना इतना लिखना, ठीक है। उसने इवन ये भी कहा होता है कि इनके अलावा भी कोई अगर वैलिड और रेलेवेंट आंसर है तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन वैलिड और रेलेवेंट होना जरूरी है। अब जरूरी बात क्या है, उसने आपको देखो ये अब देखो उसने आपको बताया हुआ है कि आपने जो है आपको अंडरस्टैंडिंग पता हो, ठीक है, आपको उसके वो बताओ, कोशिश ये किया करो इस तरह क्वेश्चन में ना 8 मार्क्स के अंदर स्मॉल डेफिनेशन, बहुत लंबी नहीं, शॉर्ट डेफिनेशन जो है, जो 2 मेन या 3 मेन बातें क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ रही है उनको बता दिया करो। एम्प्लॉइज का जैसे आ गया, या उसने अगर फर्स्ट स्कूल से पूछा है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एम्प्लॉइंग पीपल फ्रॉम विद आउटसाइड द बिजनेस, ठीक है, तो एम्प्लॉइज जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है, बता दो कि एम्प्लॉइज ऑफ द वर्कर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। आउटसाइड बिजनेस आ गया कि रिक्रूटिंग देम फ्रॉम सम अदर एनी प्लेस अदर देन द बिजनेस इटसेल्फ, या नॉट रिक्रूटिंग पीपल फ्रॉम इनसाइड द बिजनेस और द करंट एम्प्लॉइज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो ये सब शॉर्ट डेफिनेशन दे दिया करो, ठीक है। उसके बाद आगे आपका रेफरेंस आ गया, उसके बाद यानी कि आपने रेफरेंस से मुराद, रेफरेंस का मेरा मतलब समझ लो ये बॉल रेफरेंस नहीं है, यानी कि इसका बेनिफिट्स को यह आपने थोड़ा टच अपॉन कर लिया, फिर उनको आपने एक्सप्लेन कर दिया, एनालाइज कर दिया, ये आपके 8 मार्क्स की वो है। अब आता है 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स में और 8 मार्क्स में फर्क क्या है, देखो आपका जो है ना वो हो गया आपका, अच्छा जरूरी बात, 8 मार्क्स वाले में भी आपने दूसरी साइड ऑफ द क्वेश्चन पे टच नहीं करना। अगर उसने बेनिफिट्स मांगे हैं, स्टेट ऑफ द बेनिफिट्स, अगर उसने डिसएडवांटेज की बात की है, स्टेट ऑफ द डिसएडवांटेजेस, आपने एनालिसिस उनका ही करना है, आपने अदर साइड ऑफ द इंफॉर्मेशन को यूज करके एनालिसिस को खराब नहीं करना। आप अगर उसमें वो इनकॉर्पोरेट होता है जरूर करो, लेकिन उसको ये नहीं होता ना हाउ एवर ऑन द अदर हैंड करके उसका पूरा जो डिफरेंट सिनेरियो बताना है, 8 मार्क्स में वो नहीं करना। 12 मार्क्स में भी आमतौर पे वो डिस्कशन का क्वेश्चन देगा, डिस्कशन के क्वेश्चन में आपने वैल्यूएशन देनी होती है, ठीक है, लेकिन इवैल्यूएशन से मुराद ये है कि उसने आपको जो चीज कही है आपने वहीं पे स्टिक करना है। अगर उसने हर्जबर्ग की थ्योरी की बात की, हर्जबर्ग की थ्योरी, मैस्लो की बात की, मैस्लो की थ्योरी, ठीक है, टेलर की बात की, टेलर की थ्योरी, स्टे टू द आस्क थिंग, आपने उससे बाहर निकलना, ठीक है। एनालिसिस वाले काम तक तो वही सब कुछ करना है। एनालिसिस के बाद यानी सेम 8 मार्क्स की तरह उसके बाद आपने इवैल्यूएशन देनी है। इवैल्यूएशन में बताया इवैल्यूएशन क्या होती है, लिमिटेड इवैल्यूएशन क्या होगी, ये फिर सुन लो। यानी बेसिकली आपके 8 मार्क्स और 12 मार्क्स के अंदर जो फर्क आएगा वो कहां से आएगा, लिमिटेड और उसके बाद इफेक्टिव वैल्यूएशन से। लिमिटेड वैल्यूएशन जो होती है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, लिमिट वैल्यूएशन में उसने हमें बताया हुआ है कि लिमिटेड वैल्यूएशन के अंदर आता है कि आप जो है वैलिडिटी और सिग्निफिकेंस के ऊपर जो आपने एनालिसिस किया है पूरा, उसकी वैलिडिटी और सिग्निफिकेंस पे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करो, एक चीज ये करो, प्लस आप एक जो है आप यानी कि एंड में जो है कंक्लूजन टाइप प्रोवाइड करो, जो आपका यानी कि वो एक उस पर कमेंट्स करने की कोशिश करो, लेकिन जो कमेंट्स आप करो वो आपके जो है ओपिनियनेटेड हो जाए, रीजन ना हो, तो फिर ये आपका यानी कि लिमिटेड वैल्यूएशन होगा, अच्छा वैल्यूएशन नहीं होगा। तीसरी चीज लिमिटेड वैल्यूएशन की होती है कि आप समरी प्रोवाइड करो, लेकिन उसमें आप रिपीटिशन कर बैठो, उसमें आप बजाय के आप एनालिसिस की बात कर बैठो बजाय कि आप उसमें वैल्यूएशन को इनकॉर्पोरेट करो, ये आपका लिमिटेड वैल्यूएशन है। और बेस्ट मार्क्स के लिए, परफेक्ट वैल्यूएशन के लिए आपने क्या करना है, यानी बेहतरीन वैल्यूएशन के लिए, कि आपने जो कमेंट्स देने हैं वैलिडिटी और सिग्निफिकेंस के ऊपर ऑन द होल एनालिसिस दैट यू हैव डन बिफोर, एनालिसिस को रिपीट नहीं करना, ये ध्यान में रखो, उसको दोबारा उठा के लिखने बैठ जाना। उसकी जो आप एनालिसिस कर चुके हो उसकी वैलिडिटी और सिग्निफिकेंस के ऊपर आपने रीजनड बातें करनी है, यानी नॉलेज बेस्ड जो बातें आपको पता है उनको अप्लाई करके, ठीक है, कंटेक्चुअल बातों को। और दूसरी चीज आ गई कि उसके बाद जो है आपने उसको जो आपका कंक्लूजन दे रहे हो उसको जो जजमेंट या रिकमेंडेशन या डिसीजन दोगे उसको आपने सब्सटेंशिएट करना है रीजंस के साथ, रेपिटेशन के साथ नहीं, रिफ्लेक्टेड रीजंस के साथ, रीजन में रखना। यहां तक बात क्लियर होगी सर। अब आ गया सबसे मजेदार क्वेश्चन, वो है आपका 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में ना बेनिफिट ये होता है कि यू हैव लाइक, अच्छा पहले ये चीज और सुन लो, ये मैंने आपको बता दिया कि जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के 2 मार्क्स होते हैं, एप्लीकेशन के 2 मार्क्स होते हैं, एनालिसिस के 4 मार्क्स होते हैं, ठीक है। जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपके नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के 2 मार्क्स होते हैं, एप्लीकेशन के 2 मार्क्स होते हैं, एनालिसिस के 2 मार्क्स होते हैं, इवैल्यूएशन के 6 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो इवैल्यूएशन के अंदर जो है क्या क्या बातें यूज कर सकते हो आप, जो है उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, उस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेटेड कोई बात अगर आपको समझ में आती है, में आती जो अप्लाई होती है वो बता सकते हो, ठीक है। आप जो क्या नाम है उसका, यानी वो है क्या होता है अपना, अच्छा एक जरूरी बात, जरूरी नहीं होता कि आप जो इवैल्यूएशन है वो सारी एंड में दो, ये जरूर से क्लियर रखो। एक तरीका ये है कि आप पहले अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिप्शन बताओ, फिर आप उसकी एनालिसिस करो, फिर आप इवैल्यूएशन करो, फिर कंक्लूजन।
ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस तरह करो। उसने मार्किंग स्कीम में कहा हुआ है कि आप जो है इवैल्यूएशन वाली बातें एनालिसिस के साथ साथ बीच में भी कर सकते हो, ऐसे में किसी जगह भी कर सकते हो, कंक्लूजन दे देना, ठीक है। तो ये जो है यानी उसका स्ट्रक्चर को आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, आपने करना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये यही उसमें बात कर सकते हो। अब जरूरी बात क्या है, जब आप एनालिसिस कर लो, आफ्टर यू हैव डन द एनालिसिस, देखो एनालिसिस वाले पार्ट तक 12 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने एनालिसिस वाले पार्ट तक, ये बहुत जरूरी बात है, मैं क्लियर करता हूं, 12 मार्क्स के क्वेश्चन में एनालिसिस वाली बात तक आपने उसी चीज पे स्टिक करना है जो उसने आपसे पूछी हुई है। उसने अगर आपने मैस्लो की थ्योरी पूछी है, स्टिक टू द मैस्लोस थ्योरी, उसके अंदर से बातें निकाल के बात करो उसके बारे में, ठीक है, उसी से रिलेटेड बातें करो। जब आप एनालिसिस कर लो, इवैल्यूएशन वाले पार्ट में अगर आपको इस तरह कोई चीज बताई हुई है, तो आप उस जैसी दूसरी चीजें जो हैं उनका कंपैरिजन कर सकते हो कि उनमें क्या ऐसी चीज हो सकती है जो इसमें नहीं है, या इसमें ऐसी क्या चीज है जो उनमें नहीं है, या इसको किस तरह उसके साथ सब्सटेंशिएट किया जा सकता है। अगर उसने मैसो की थ्योरी की बात की है, इवैल्यूएशन वाले पार्ट में आप बता सकते हो कि यार इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें हसबर्ग की थ्योरी ज्यादा बेहतर है। उसको एक्सप्लेन करना बैठ जाना, सिर्फ आपने उसको वहां पे टच अपॉन करना है, उसको वहां कनेक्ट करना है बात को, उसकी 2 पेज की एक्सप्लेनेशन लिखनी बैठनी, ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आता है कि आपका क्या होता है अपना, क्या होता है यार अपना, यानी कि मुख्तलिफ अच्छा उस चीज के साथ दूसरी चीजों को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आ गया कि आप उसमें जो आपको उस चैप्टर के बारे में दूसरी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे फर्ज करें अगर आपने प्रोडक्शन के मेथड्स के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्शन मेथड पढ़े, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो उसमें से अब आप ये बता सकते हो कि यार यहाँ पे जो बाकी प्रोडक्शन के मेथड्स हैं उनकी थ्योरेटिकली फलां बात जो है वो इसमें मिसिंग है, या थ्योरेटिकली उनमें फलां बात जो है इसमें इसमें उसका बेटर वर्जन अवेलेबल है, ये आप बता सकते हो, ठीक है। या इनमें जो डिफरेंस आ रहा है उससे, जो हम जिस चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो जो दूसरे के साथ इसका डिफरेंस आ रहा है, उससे क्या सिग्निफिकेंट बात चेंज होती है, क्या उससे कोई बहुत बड़ा चेंज आता है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता, ये चीजें। अच्छा, इसमें रेलिवेंट रहना, वैलिड रहना, और जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं फोकस उस पर रखना, ये ना हो कि आप उसको दूसरी चीज को एक्सप्लेन करने बैठ जाओ, दूसरी चीज से बात उठा के इसके साथ कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो उसके साथ, ये ध्यान में रखना कि फोकस आपका गिवन चीज के ऊपर रहे, फोकस डाइवर्ट ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, जिस कंटेक्स्ट में बात की जा रही है उस कॉन्टेक्स्ट के मुख्तलिफ सब एक्टर्स जो हैं, सब एक्टर से मुराद ये है कि उसमें सब लेवल्स पे, एक आप इंस्टीट्यूशन की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, उसके अंदर जो है एम्प्लॉइज हो गए, उसके स्टेक होल्डर्स हो गए, उसकी मैनेजमेंट होगी, इन पे भी क्या इफेक्ट पड़ता है उसको आप इवैल्यूएशन में इंकॉर्पोरेट कर सकते हो अगर वहां पे रेलिवेंट बनता है, ठीक है। मैं आपसे आपको बातें बता रहा हूँ जो की जा सकती हैं, अब आपने क्वेश्चन देखना है कि वहां पे कौन सी बात फिट होती है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया कि रेलिवेंट, उसका आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स उस चीज की, यानी मुख्तलिफ आपको और बातें बताएं, मुख्तलिफ थ्योरीज बताएं, उनकी रिलेटिव इफेक्टिवनेस क्या है गिवन सिचुएशन के अंदर, ठीक है। और आपका जो स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट है वो क्या, क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या करेगा कि वो आपको उस यानी वो एक डायनामिक अप्रोच लेगा इस चीज के ऊपर कि मुख्तलिफ चीजें आपस में कनेक्ट किस तरह करती हैं बातों के अंदर, ये ना हो कि बात आइसोलेटेड हो, एक बात दूसरे से कनेक्ट ही ना हो रही हो, उसको आपस में कनेक्ट करना है। 12 मार्क्स वाली बात पूरी होगी सर। अब आ गया हमारे पास 20 मार्क्स वाली बात। 20 मार्क्स वाली बात को ना बेसिकली आपने इन एसेंस, इन जो बेस है ना, आपने वैसे ही करना होता है, उसका एसेंस वही है जैसे आपने 12 मार्क्स वाले वो करना है, लेकिन मार्क्स ज्यादा है। कैसे मार्क्स ज्यादा है कि नॉलेज के 4 मार्क्स हैं, ठीक है। आमतौर पे इस तरह क्वेश्चन में दो या तीन से एक, दो से तकरीबन दो या तीन चार जो होंगी ऐसी चीजें होंगी जिनको आप डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हो, यानी ऐसे कोर टर्म्स होंगी उसके अंदर, ठीक है, आप उनकी अंडरस्टैंडिंग शो कर सकते हैं। कोर उसमें थ्योरीज की बातें की होंगी, कोर उसने ऐसे वर्ड यूज किए होंगे जो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर एप्लीकेशन के 4 मार्क्स हैं। एप्लीकेशन और एनालिसिस के अंदर मैंने बताया है कि आपने उन्हीं चीजों पर स्टिक करना है जो क्वेश्चन में पूछी हुई है, उसने आपने दूसरी चीजों को बीच में लाना, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया आपका जो आपका एनालिसिस है, उसमें वही बात आ गई, उसके बेनिफिट्स हो गए, एडवांटेजेस हो गए, उसकी सिचुएशन हो गई, प्रॉब्लम, उसके इश्यूज, उसका क्या होता है, थ्योरी हो गया, इंपैक्ट हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीजें जो है एनालिसिस में। लेकिन ऑफ द गिवन थिंग्स, एनालिसिस वाले मार्क्स के लिए जो 6 मार्क्स एनालिसिस के हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन में, ऑफ द गिवन थिंग्स। इवेल्युएशन वाले पार्ट में अब ये ध्यान में रखो कि 12 मार्क्स की इवेल्युएशन और 20 मार्क्स की इवेल्युएशन, दोनों के इवेल्युएशन के मार्क्स सेम है, 6 नंबर उसके हैं, 6 नंबर उसकी इवेल्युएशन के हैं। जो हमने पहले भी 12 मार्क्स की वैल्यूएशन डिस्कस की है, उतने ही मार्क्स हैं वैल्यूएशन के 20 मार्क्स के क्वेश्चन में। मार्क्स बढ़ किस चीज के रहे हैं, एनालिसिस वाले पार्ट के, एप्लीकेशन वाले पार्ट के, और आपके डिस्कशन जो आपका नॉलेज वाला पार्ट है उसके। तो ये चीज ध्यान में रख के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट जो आपका वर्क है आंसर के, उसके वैलिडिटी सिग्निफिकेंस से पहली वाली चीजों के मार्क्स बढ़ रहे हैं जब आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में इवेल्युएशन को और वैलिडिटी सिग्निफिकेंस कंक्लूजन को खींचने के मार्क्स नहीं बढ़ रहे, उसके मार्क्स उतने ही जितने 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। उससे पहले वाली चीजों के एनालिसिस के, यानी कि उसका इंपैक्ट, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज, उसके बेनिफिट्स, उसके ड्रॉबैक्स, उसके मुख्तलिफ सिचुएशंस, इश्यूज, उसके जो है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट, रीजनिंग एविडेंस वगैरह, ये चीजें जो है इसके मार्क्स बढ़ रहे हैं।
उस गिवन कॉन्टेक्स्ट में उसको मुख्तलिफ सिचुएशन में जो गिवन चीज है उसको अप्लाई करने के मार्क्स बढ़ रहे हैं, और उसकी जो है नॉलेज, उसकी आपकी डेफिनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, इन चीजों के मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो आपके जो क्वेश्चन स्टेटमेंट मुख्तलिफ वो है, मुख्तलिफ टर्म्स जो यूज हुई हैं, जो आपको टर्म्स भी मुख्तलिफ ऐसे फ्रेजेस भी जो आप उस चीज को यानी कि आपके बिजनेस के कोर कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करते हैं, उनको समझना आपके लिए जरूरी है मार्क्स लेने के लिए। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा इनकम्पेसिंग होता है, इसमें ज्यादा आपके पास यानी वो होती चॉइस से मुराद है कि ज्यादा आपके पास एक होलिस्टिक वो होती है, अप्रोच होती है, तो ज्यादा अच्छा लिख सकते हो, इसके अंदर ज्यादा डाटा इनकॉर्पोरेट हो सकता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है हमारा हो गया पेपर का पैटर्न। अल्लाह ताला ये वीडियो अल्लाह करे, दुआ ये है कि सेव हो जाए, किसी वजह से उड़ ना जाए, कि मेरा कंप्यूटर कभी कभी बीच में ना उसको नींद आ जाती है, सो जाता है, तो उससे वो वीडियो आ जाती है, तो अल्लाह करे सेव हो जाए। काफी यानी कि डिटेल से एक्सप्लेन हो गए। तो पानी पी लो, फिर हम लोग कंटेंट शुरू करते हैं। अच्छा जी, हम इसको शुरू करने लगे। ठीक है, पहले मैं फोकस करूंगा हमारे ह्यूमन रिसोर्स वाले चैप्टर के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को उसमें इशू आता है। ठीक है, बुक मैं वही आपकी ऑफिशियल बुक यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कोई मैं वो बुक यूज नहीं कर रहा, और ना ही किसी के ना अपने नोट्स यूज कर रहा हूँ, उसमें ये होता है कि जब नोट्स यूज करोगे बच्चों को होता है कि शायद नोट बेहतर है, बुक गंदी है। नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी चीज बुक है, विल स्टिक टू द बुक फर्स्ट। ठीक है जी, हमारे पास अब आ जाता है, लेट मी थिंक हमारे पास लेट्स सी। पहले तो यार हम बात कर लेते हैं मोटिवेशनल थ्योरीज के ऊपर, इनके में मुझे पता है इशू आता है। ठीक है, देखो मोटिवेशन का मतलब ना बेसिक अंदाज में समझना चाहो तो ये होता है कि मैं इसको सादा चेक इसलिए कर रहा होता हूँ कि कोई चीज़ ना ऐसी ना हो जो यहाँ पे हो और मुझसे बोलते हुए मिस हो जाए, फिर आपका नुकसान हो। पहली चीज़ आती है मोटिवेशन है, कहते हैं मोटिवेशन ये है कि एक बंदा आपके लिए क्यों काम करना चाहता है, और वो क्यों इफेक्टिवली काम करना चाहता है आपके लिए, यानी एज यानी आपसे मुराद ये कि अपने एम्प्लॉयर के लिए, अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, अपने बिजनेस से मुराद है इस पे वो काम कर रहा है। बेसिक चीज कंसेप्ट जो है मोटिवेशन का ये होता है, मुख्तलिफ वर्कर्स को मुख्तलिफ चीजें मोटिवेट करती हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, मोटिवेशन मैटर क्यों करती है? अगर लोग मोटिवेटेड होंगे तो वो ऑब्वियसली बात है ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे, ज्यादा एफिशिएंट हो पाएंगे, ज्यादा इफेक्टिव हो पाएंगे। ठीक है, जितना मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा उतना वो क्वालिटी का ख्याल रख पाएंगे, जितना मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा उतना जो है अपने काम में दिल लगा के काम कर पाएंगे, उतना वो स्ट्रेस आउट कम होंगे। यानी कि स्ट्रेस आउट होने का सही रिलेटिव बात है, मकसद ये है कि उस पर यानी कि नेगेटिव उन पे इंपैक्ट कम होगा, उतना वो पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे काम की तरफ, उतना जो है यानी काम करने में उनको मजा आएगा, वो जॉब सेटिस्फेक्शन उनको उतनी मिलेगी। ये तमाम चीजें आपकी मोटिवेशन से कनेक्टेड होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ गया, अच्छा अब आपके अगर स्टाफ जो है यानी कुछ चीजें जो ये बात शो करती हैं कि स्टाफ हमारा लेस मोटिवेटेड इतना उसको होना चाहिए। देखो, अगर एक स्टाफ बहुत ज्यादा एब्सेंट हो रहा है, यानी लोग बार 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 एब्सेंट हो रहे हैं, इससे क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि टेक्निकली ये लोग जो है वो है यानी कि खुश नहीं। एक तो है ना, बंदा बीमार हो गया एब्सेंट हो गया, वो तो चलो एक बात समझ आती है। एक चीज ये कि लोग बार बार एब्सेंट हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि उनको काम में दिल नहीं लग रहा। देखो मुझे, मैं आपको बताता हूँ, हम स्कूल की बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स की बात। जब स्कूल जाने का मजा आ रहा हो ना, मुझे याद है कि फॉर द फर्स्ट 8-9 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग लाइफ मुझे होता था कि मैं किस तरह बीमार हो जाऊं ताकि स्कूल ना जाना पड़े, बिल्कुल नहीं पसंद था मुझे जाना। उसके बाद एक टाइम वो आया जब मुझे होता था यार आज तो स्कूल जाए, बेशक नहीं सोए हुए, बेशक थके हुए हैं, बीमार है, स्कूल तो जाना है, कि मजा बड़ा था। ठीक है, तो ये अंदर से मोटिवेशन होती है जाने की। अच्छा, नेक्स्ट चीज हमारे पास आ गई लेटनेस। एक बंदा बार बार लेट आ रहा है, देखो उसे काम में इंटरेस्ट होगा, टाइम पे आएगा, काम पूरा करेगा अपना। वो अगर बार बार लेट आ रहा है इसका मतलब उसे काम में इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, उसे ये कि बस मैं आ गया हूँ, मैंने वो जो होता है ना खाना पूरी कर ली है। खानापुरी से मुराद ये है कि मैं जो है मैंने एक वो अपनी ना हाजिरी लगवा दी है, मुझे पेमेंट मिल जाएगी, मैं अब इसके बाद जो है टाइम वेस्ट नहीं कर रहा अपना, ये वाला सीन। तो ये चीज कब होगी जब बंदा मोटिवेटेड नहीं होगा। ठीक है, उस बाद आपके पास आ गया उसके एक्सीडेंट। अगर बहुत ज्यादा एक बंदे से काम में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट से मुराद ये गलतियां हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो काम में दिल नहीं लगा रहा। काम में गलती एक दफा होती है, दो दफा होती है। जब एक चीज बार बार होगी तो वो मिस्टेक नहीं कर रहा, वो ब्लंडर कर रहा है, उसे पता है वो जानबूझ डेलिबरेटली कर रहा है, ये चीज भी होती है। ठीक है, अच्छा, लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा, लेबर टर्नओवर से मुराद ये आपकी टर्म कंफ्यूजिंग है, ध्यान में रखना। लेबर टर्नओवर से मुराद ये नहीं होता कि लेबर कितना आ रहा है, इसमें मतलब ये होता है कितना लेबर आपको छोड़ के जा रहा है, कितना लेबर आपको चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, बस ग्रीवेंसेस होता है कि अगर भाई बहुत ज्यादा लोगों का आपस में मसले बन गए हैं, बहुत ज्यादा तकलीफें हो गई दूसरे से, बिजनेस के साथ लोगों को तकलीफ है, तो मतलब ये काम में मोटिवेटेड नहीं है। ठीक हो गया, उसके बाद आपका आ गया रिस्पांस रेट का इशू है। अगर आपको कोई लीडरशिप एक ऑर्डर देती है, लीडरशिप आपको एक बात बताती है और आपका उसमें बहुत स्लो रिस्पांस है, बहुत लेट रिस्पांस है, गंदा रिस्पांस है, तो आप मतलब ये है कि आप काम में मोटिवेटेड नहीं हो, इंटरेस्टेड नहीं हो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि उस पर अप्लाई करें। ठीक है, मकसद ये है कि ये आम तौर पर ऐसा होता है। ठीक है, हो सकता है कोई और रीजन भी होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास आ गया, यानी कि हमारे पास, अच्छा उस पर नेक्स्ट आ जाता है कि आपके पास आ गया मोटिवेशन का वो, उसकी थ्योरीज हमारे पास पहले आती है, कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ये बेसिकली वो थ्योरीज होती हैं जहां ये assumption है कि जो वो है ना, जो बंदा मोटिवेट तब होता है, इसे मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जब उसकी कोई ना इनर नीड जो होती है वो फुलफिल होती है, उसकी डिजायर जो होती है, इनर डिजायर, इनर नीड जो है वो फुलफिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने में फोकस किया जाता है ताकि हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को जो है डायरेक्टली वो कर सकें, अफेक्ट कर सकें। और मैनेजर्स वो कंडीशन कैसे बनाएं जिससे जो लोग हैं वो फील करें कि हाँ भाई
हम वो कर रहे हैं, हम जो है इजी काम कर रहे हैं। देखो सबसे हमारे पास जो पहली वेल नोन थ्योरी मिलती है ना इस मामले में, वो मिलती है फेडरिक टेलर की। फेडरिक टेलर के बारे में बात याद रखना कि फेडरिक टेलर साहब उस टाइम में आए थे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, ठीक है। अभी ना फैक्ट्री वर्किंग नई नई स्टार्ट यानी अपने रूज पे थी, तो उससे मुराद ये कि यानी कि ये उस टाइम में आया जब मैस प्रोडक्शन वाली चीजें आ गई थी, ठीक है। यानी कि जो फैक्ट्री लाइन प्रोडक्शन वगैरह होती है, तो इसकी सारी थ्योरीज ना आमतौर पर उन चीजों से ज्यादा रिलेट करती हैं। इसने क्या कहा भाई कि वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है किस तरह इंप्रूव की जा सकती है। इसने यूं कहा कि यानी कि जो आपकी आउटपुट पर वर्कर है ना, जो वर्कर का आउटपुट है उसको उसने रिलेट किया प्रोडक्टिविटी से, और ये इंप्रूव होगी अगर वो मोटिवेटेड होगा। कैसे? उसने भाई वर्कर को ना एक टास्क तो परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, उसने कहा कि भाई जब वो एक टास्क परफॉर्म कर रहा है उसके की एलिमेंट्स नोट डाउन कर लो। उसके बाद ये कि आप हर जो टास्क का टाइम है ना, जितना उसको टाइम टास्क के हर उसका जो टाइम लग रहा है उसको आप रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। उसके बाद आ गया कि आप जो है यानी कि आपको पता लग जाएगा भाई उसने जो काम किया है मुख्तलिफ तरीकों से, उनमें से सबसे क्विक तरीके से हर पार्ट किस तरह हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आ गया हर वर्कर को आप ट्रेन करो सबसे फास्ट तरीके से उसको करने के लिए, और उनको अलाउ ना करो कि आपने तरीका चेंज नहीं करना, आपने जो हमें फास्टेस्ट मेथड दिखा दी है आपने उसे यूज करना है। फिर उनको सुपरवाइज करें ताकि वो ये जेर में पता कि वो उस फास्ट वे को सबसे बेस्ट वे को यूज करें जो हमने डिस्क्राइब किया था। और वर्कर्स को पे करो उनके काम की बेसिस के ऊपर, यानी कि इकोनॉमिक मैन की थ्योरी के ऊपर। अब जरूरी बात क्या है, बेसिकली यहां जो हमें कोर आइडिया मिलता है ना वो स्पेशलाइजेशन का मिलता है। यानी जो स्पेशलाइजेशन की आपको बेसिक बुनियाद मिल रही है ना आपको, कि स्पेशलाइजेशन मुराद ये डिवीजन ऑफ लेबर वाली, वो आपको यहां से मिलती है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक मैन का मतलब ये है कि आपके पास यानी कि जितना वो इसको बिल्कुल सिंपल अल्फाज बता रहा हूँ। एक बंदा जैसे जितना प्रोड्यूस करे उस हिसाब से उसको पे करो, इसका बेसिक मतलब ये है, ज्यादा इसका नहीं डिटेल में ना जाओ, जो बात समझा रहा हूँ समझो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया कि इसमें यानी कि मेन बात क्या आती है कि इस तरह के जो लोग जो इसमें थ्योरी में बिलीव रखते हैं इकोनॉमिक मैन वाली, वो ये मानते हैं कि वर्कर को आप जो है जितना वो दोगे ना पैसा दोगे, वो इतना ज्यादा मोटिवेट होगा। आप उससे ज्यादा पैसा दोगे, ये चल रहा है, हाँ, तो उसको आप जितना पैसा दोगे उतना ज्यादा मोटिवेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है, माइक चल रहा है, हाँ चल रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया कि हर बंदे को उसकी सही जॉब के सिलेक्ट करो, यानी वो जिस जॉब में सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, यानी डिवीजन ऑफ लेबर करो, तो उस काम में इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। उनकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करो। उसके बाद आ गया कि बेस्ट मेथड जो है उनकी जो बेस्ट जिससे फास्टेस्ट रिजल्ट मिल रहा है और बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है उसको आप अप्लाई करो। और उसकी वजह से जो है आप जो है पीस वर्क सिस्टम हो, टाइम वर्क नहीं, पीस वर्क कितना प्रोड्यूस कर रहे हो। और पीस वर्क सिस्टम का नुकसान क्या है, पीस वर्क सिस्टम में होता है ये कि जब आपको पर पीस पैसे मिल रहे हो तो फिर लोग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाई जाते हैं ताकि उनको जो है हर चीज की, देखो ना, अगर फर्ज को मुझे पैसे मिलने हैं इस चीज में कितनी वीडियो लगाता हूँ, एग्जांपल है, अगर मुझे इस चीज पे पैसे मिलेंगे मैं कितनी वीडियो लगा रहा हूँ, तो मैं क्वालिटी पे ध्यान नहीं करूंगा, मैं कहूंगा भाई वीडियो लगाओ, घंटा पूरा करना है, घंटे की वीडियो लगाई जो लगाई जो लगाई। मैं बजाय कि ये करूंगा मैं क्वालिटी डालूं, मैं उसमें घंटे की वीडियोस पूरी करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पीस रेट के ऊपर जो पेमेंट मिलती है उसका ये नुकसान होता है, ठीक है जी। अब फेडरिक टेलर के वर्क का बेनिफिट क्या हुआ, अफेक्ट क्या हुआ, बहुत सारी जो है यानी कि अच्छा इसमें जरूरी बात क्या है, देखो इसमें वर्कर लीडर्स जो थे यानी कि जो आपके वर्कर साइड के रिप्रेजेंटेटिव थे वो इस चीज के बारे में वेरी थे। वेरी से मुराद ये कि थोड़ा सा उनको था कि यार ये चीज शायद सही नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें ये एक ऑब्वियस सी बात है कि आपको सिर्फ पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बाकी बेनिफिट्स के ऊपर इतनी एम्फसाइज नहीं किया गया। अच्छा, उसमें क्या है, ये आम तौर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो मैस प्रोडक्शन वाला सेक्टर है उसमें ये चीज यूज की गई, क्योंकि मैस प्रोडक्शन में आपको पता है कि वहां पे आपका एक यानी क्या होता है, आपका वो फैक्ट्री लाइन वर्किंग वगैरह हो रही होती है, प्रोडक्शन लाइन वर्किंग हो रही होती है, तो वहां पे चीजें चल जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मायो की थ्योरी, ठीक है। मायो साहब की थ्योरी ये है कि ये इसने यहाँ बात की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की, ठीक हो गया। अब इस बंदे ने चीज का कंसेप्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था हॉथॉर्न इफेक्ट का, ठीक है। अब हॉथॉर्न इफेक्ट में मेन बात क्या है, पहले जो उसने एक्सपेरिमेंट किया ना, जो उसके इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स थे, उसने क्या किया, उसने वर्किंग कंडीशंस जो है स्टिमुलेट की। बाकी उसने जो है वर्किंग कंडीशन को चेंज करने की कोशिश की कि भाई वर्किंग कंडीशन की स्टिमुलेशन से क्या आपका जो है मोटिवेशन बढ़ती है या आपकी मोटिवेशन जो है कम होती है, ठीक है, या आपकी जो बेसिकली प्रोडक्टिविटी लेवल है वो बढ़ते हैं या कम होते हैं। अब मसला क्या है, उसने इस चीज से उसको ये रियलाइज हुआ कि ये जो आपका इन इट सेल्फ जो वर्किंग कंडीशंस है ना, ये खुद इतनी मैटर नहीं करती, ज्यादा मैटर करता है बाकी फैक्टर्स जो इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इंसान की लाइफ के साथ, उसके ऊपर फर्दर रिसर्च करनी पड़ेगी। जब उसमें फर्दर रिसर्च हुई तो उससे हमारे पास आ गया द हॉथॉर्न इफेक्ट। अब हॉथॉर्न इफेक्ट में क्या कहता है, यानी कि उसमें हमारे पास जो मेन कंक्लूजन है क्या है कि वर्किंग कंडीशंस और फाइनेंशियल रिवॉर्ड के अंदर जो चेंजेस करते हैं उससे प्रोडक्टिविटी पे खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इन इटसेल्फ नहीं पड़ता। जब मैनेजमेंट लोगों से कंसल्ट करती है वर्कर्स से, ठीक है, और उनको उनके काम में इंटरेस्ट लेती है, भाई वो जो काम कर रहे हैं, भाई एक फर्ज करो मेरे पास बंदा काम कर रहा है, आप इसको घर अपने घर की मिसाल में देख लो, आपने घर में एक खादिम रखा हुआ है ना, वो काम कर रहा है, आप उसको नहीं पूछोगे ना यार क्या काम कर रहे हो, उसको उतना इंटरेस्ट नहीं होगा, आप उसे बेशक पेमेंट बढ़ा दो काम वैसे ही करेगा। आप तो कहोगे ना यार तूने क्या बर्तन धोए हैं, चमका दिए बर्तन, यार वाह मजा आ गया। अगले दिन सर वो बर्तन घिसाएगा प्रॉपर, वो आपको ऐसे बर्तन देगा आप हैरान हो जाओगे, वो सिल्वर में से आपको वो जो है गोल्ड का बर्तन निकाल देगा। मकसद ये है कि सीन उसमें होता है कि बंदा उससे मोटिवेट होता है, ठीक है। हॉट दूसरी बात ये आ गई, तीसरी आ गया कि जब आप टीम स्पिरिट को इंक्रीज करते हो कि टीम्स के अंदर कॉमन होता है कि वो कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, एक बंदा दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है, तो इस चीज की वजह से जो है लोग आम काम में मोटिवेट होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, लोगों को उनकी वर्किंग लाइफ पे कंट्रोल देना चाहिए थोड़ा बहुत,
ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत इसका ये था कि कुछ ना कुछ कंट्रोल देना चाहिए, उससे जो है वो अपनी उनकी मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, ठीक हो गया, उनका प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ता है और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आ गया, अगर वो अपना ग्रुप्स जो है, अगर आप टीम स्टैब्लिश करते हो, उनको ब्रॉड टारगेट्स दे देते हो, फिर वो अपने उसके अंदर जो है खुद टारगेट्स जो है स्टैब्लिश कर पाते हैं, खुद अपने गोल्स स्टैब्लिश कर पाते हैं, तो ये चीज बहुत बेनिफिट करती है उनकी, उसको क्या होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनकी मोटिवेशन लेवल्स को, ठीक है जी। उस पर हमारे पास आ गया कि आज की उसके अंदर जो है हमारे पास हॉथॉर्न इफेक्ट क्यों जरूरी है हमारे इसके अंदर, आज की इसमें जरूरी इसलिए तो टीम वर्किंग, ग्रुप वर्किंग का हमें बेनिफिट पता लगता है, ठीक है। उस पर आ गया कि हमें इन वर्कर्स के जो है उसमें यानी कि उसमें यानी कि उनके वेलफेयर में, उनके काम की बेनिफिट में, उनके काम को अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए इंटरेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर आप देखो तो बहुत सारे आप देखोगे कंपनीज इस तरह की होती हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज जो होती हैं, वहाँ हर तरह की सहूलत होती है, कॉमन रूम होता है, वहाँ टेबल डेस्क भी होती है, हर चीज होती है, ताकि अच्छा फिर उसमें ये होता है कि उनको यानी ताकि उनका अच्छा देखो जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो ना, मैंने खुद इस चीज से गुजरा हूँ, आप जब कोई सॉफ्टवेयर वेबसाइट डेवलप करते हो ना, आप थकते हो भाई, दिमाग मैं कहता हूँ कि बिल्कुल आउट हो जाता है पॉइंट पे आके, तो उस वक्त आपको अब वेलफेयर क्या है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की जगह मिले, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाओ ना इवन पाकिस्तान मिल जाएंगी आपको, जहाँ पे आपको इस तरह का अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है, ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद ये आ गया कि आपने ये देखना है, यानी यानी बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स पे काम करना भी उतना ही जरूरी है जितना आप अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो। सिर्फ प्रोडक्ट डेवलप ना करो, अपने लोगों को भी डेवलप करो, लोग डेवलप होंगे तो आपका प्रोडक्ट बेटर डेवलप होगा, ठीक है, यानी आपका जो आउटपुट है बेटर होगा। सबसे जो हमारी इफेक्टिव थ्योरी है उसकी हमारे पास जो सबसे इफेक्टिव थ्योरी बनती है मोटिवेशन की, वो हमारे पास आ रही है मैस्लोस थ्योरी, ठीक है। मैस्लो के बारे में, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है ये, वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड थ्योरीज है, ठीक है, और इवन साइकोलॉजी वाला में बड़ा इसको कोट किया जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट, वो स्टूडेंट जो ए लेवल बिजनेस दे रहे हैं, A2 लेवल बिजनेस देंगे, उनको चाहिए साइकोलॉजी का सब्जेक्ट रख लें, उनका साइकोलॉजी का सब्जेक्ट का A2 बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। खैर हम आगे चलते हैं। मैस्लो का सर सीन ये है कि उसने बनाया ना, हमारे पास उसने बना दी है हायरार्की, हायरार्की में दो बातें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो हायरार्की मूव करती है नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि पहला आप स्टेप जो लोगे वो हायरार्की में नीचे वाला स्टेप लोगे, आप ऊपर से नीचे शुरू नहीं कर सकते। सेकंड, हमेशा हर निचले लेवल पे ज्यादा लोग होंगे कंपेयर टू हर ऊपर वाला लेवल, यानी जो हिरार्की आप देखोगे ना वो इस तरह ट्रायंगल शेप बनती है, नीचे ट्रायंगल वाइड होता है, पिरामिड उसकी वाइड होती है। अब वो वाइड पिरामिड से क्या शो होता है, उस वाइड पिरामिड से ये शो होता है कि नीचे वाले लेवल पे ज्यादा लोग होंगे, उससे ऊपर वाले लेवल के ऊपर उससे कम लोग जा पाएंगे, उससे ऊपर वाले उससे कम लोग, और सबसे ऊपर वाले लेवल पे बहुत कम लोग पहुंच पाएंगे, ठीक है। और आपका जो है एक चीज और क्या जरूरी होती है इसके, उससे पता लगता है कि निचले लेवल को क्रॉस किए बगैर अगला लेवल शुरू नहीं किया जा सकता। उससे ज्यादा जरूरी बात है कि निचला लेवल जब एक बार क्रॉस हो गया तो वो फर्दर मोटिवेशन नहीं देता, अब आपको नेक्स्ट लेवल लेना पड़ता है फर्दर मोटिवेशन के लिए, इसीलिए क्योंकि फिर होगा क्या कि आपको हर बार और लेवल चाहिए, तो 5 लेवल बने में खत्म हो रहे हैं उसके बाद। इसीलिए फिफ्थ लेवल का एक आ जाता है कि जो आपका लास्ट लेवल है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला लेवल है, वो नेवर एंडिंग है, क्योंकि इंसान अपना पोटेंशियल कभी रीच नहीं कर सकता, ठीक है। अब अपनी जो इसमें वो है, इसके वो है, पहला हमारे पास आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स या बेसिक नीड्स, ठीक है, उसमें खाना, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये जो रोटी कपड़ा मकान वाला नारा नहीं था भुट्टो का, ठीक है, ये चीजें आती हैं आपकी। इसमें वो भी आ सकता है कि आपका जो है वाटर की नीड आती है, रेस्ट हो नॉर्मली, ठीक है। ये चीजें जब पूरी जाती हैं तो आपकी फिजियोलॉजिकल, जब इंसान काम शुरू करता है ना तो उसके दिन में यही होता है कि ये चीजें मिल जाए। एक तो ये है कि भाई बंदा बहुत ब्लेस्ड हो, उसके उसके बाप की तरफ से बहुत पैसा है, वो अलग बात है, मकसद ये कि नॉर्मल इंसान जो है जब वो स्टार्ट करता है तो इस चीजों की वजह से जो है वो यानी कि स्टार्ट में मोटिवेट होता है कि मुझे चीजें मिल जाए। जब एक फाइव चीजें आ जाती हैं ना तो उसके बाद ये चीजें मोटिवेट नहीं करती। मैं आपको पर्सनल लाइफ से बताऊं, शुरू में जब मैंने काम शुरू किया ना मुझे था कि भाई इसमें से इतनी अर्निंग आ जाएगी, भाई काम जो है ना यानी सब सेट हो जाए। जब एक दफा वो हो गया ना, अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का इतना शुक्र है, अल्लाह का इतना शुक्र है, बहुत भी आ रहा हो ना अल्लाह का बड़ा शुक्र है, तो वो मोटिवेशनल फैक्टर में नहीं जाता, वो इतना होता है अल्लाह ताला का बंदा शुक्र अदा करता है, खुशी होती है। नेक्स्ट चीज आ जाती है, नेक्स्ट चीज ये कि अब आपको सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, क्या कि आपकी जॉब ना बताया हो आपकी। अच्छा, दो तरह की सेफ्टी, एक तो जॉब जाने की सेफ्टी कि जॉब को खींचना ले मुफ्त में, दूसरा ये कि जॉब पे सेफ्टी हो, वहां पे आपकी जो है मशीनरी वाला जो यूज हो रही है ऐसी वो सेफ हो, बंदे को उसमें चुनी के चोट वाला लग सके, ठीक है। जब ये हो जाता है मीट, फिर नेक्स्ट आता है सोशल नीड। सोशल नीड क्या है कि भाई वहां पे आपको लोग जाने, आपके कोलीग्स बने, आपको रिस्पेक्ट दी जाए, आपको रिकॉग्निशन, तो रिकॉग्निशन नहीं, आपको जो है एक ग्रुप का पार्ट बनाया जाए, आपके एक पॉजिटिव रिलेशनशिप लोगों के साथ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास उसके बाद आपकी एस्टीम नीड्स, यानी कि हमारी जो सेल्फ एस्टीम होती है उसकी नीड, इनमें क्या क्या आता है। एस्टीम नीड्स हमारे पास आ जाता है, यानी कि उसमें रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, अचीवमेंट होनी चाहिए आपको, यानी कि जो होता है आपको प्रमोशन मिलनी चाहिए चीजें। लास्ट आता है हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये है कि इंसान अपनी ट्रू सेल्फ को समझ जाए, अपने बनने के पर्पस को समझ जाए, ये जो बात होती है। अब इसमें जुड़ी बात क्या है, ये चीज कभी बंदा मरने तक कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान का दिमाग लिमिटेड नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग को यानी वो दिया, लिमिटेड से मुराद दी है कि उसको बढ़ने की तौफीक दी है, बढ़ता रहता है। बढ़ने से मुराद दी है कि हमारे पास नॉलेज इंक्रीज करता रहता है, हमारी अचीवमेंट इंक्रीज करती रहती है, लोग एक से दूसरे काम में आ जाते हैं। मकसद ये है कि हमारा ये जो ये वो लेवल है जो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है।
इस लेवल के अंदर जो है बेसिकली आगे फर्दर डेवलपमेंट होती रहती है। तो इसीलिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल टॉप लेवल है, इस पे बहुत कम लोग आ पाते हैं और ये कभी खत्म नहीं होता। ठीक है जी, हमारे पास ये चीज हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आ गई? अच्छा ये हो गया, हाँ हर्सबर्ग की थ्योरी। हर्सबर्ग की सर हमारे पास दो थ्योरी है, ये हमारे पास आती है उसकी टू फैक्टर थ्योरी, इसको यूं समझ सकते हैं। इसकी जो इंटरेस्टिंग बात है ना वो यूं है, इसने डिवाइड कर दिया आपकी थ्योरी को उसके अंदर जो आपके हाइजीन फैक्टर्स हैं, बेसिक नीड्स हैं बेसिकली, और आपकी आगे उसमें मोटिवेशनल फैक्टर्स। अब इनमें बड़ी जरूरी बात है समझना, एक चीज ये है कि मोटिवेशनल फैक्टर वो हैं जिनके मिलने से आपको अपनी जॉब के बारे में पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट होगी, मोटिवेशन मिलेगी। हाइजीन फैक्टर्स वो हैं जिनके ना मिलने से आपको डीमोटिवेशन होगी। आप वो हो गए, अब इसमें समझना, हाइजीन फैक्टर के ना मिलने से डीमोटिवेशन, उनके मिलने से कोई खास मोटिवेशन नहीं होती, क्योंकि वो इंसान अपना राइट समझता है, यूं समझ लो। ठीक है, उसको लगता है भाई हमें ये होनी चाहिए चीज। मोटिवेटर्स के ना मिलने से कोई डीमोटिवेशन नहीं होती, लेकिन मोटिवेटर्स के मिल जाने से मोटिवेशन होती है। इसको जरा ध्यान में क्लियर करना है, थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है इसका, थोड़ा सा डिफर करता है बाकी कंसेप्ट के साथ। हम बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं, टाइम कम है, हम तेरी मेल में बातें जो कवर करना चाहेंगे सारी। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया, अच्छा अब उसमें हमारे पास आ गया ये जो हमारे मोटिव वो है ना आपके हाइजीन फैक्टर्स जो है। ठीक है, जो जॉब के इर्द गिर्द के फैक्टर्स हैं इसमें यानी कि, अब जेन में रखो, जो आपके हाइजीन फैक्टर्स हैं ये आम तौर पे वो फैक्टर होते हैं जो जॉब को सराउंड कर रहे होते हैं, उसके एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, बजाय कि आपके वर्क के बारे में जो फैक्टर्स होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ठीक है, तो ये जो है हाइजीन फैक्टर्स जो है इनको यानी कि जरूरी है, क्योंकि डिससेटिस्फैक्शन करते हैं, लेकिन अगर ये इवन प्रोवाइड कर दिए जाएं तो प्रोवाइड करने से इनके जो है मोटिवेशन नहीं होती, फर्दर वो नहीं मिलती। ये जो है आपका खुद से जो है मोटिवेशन नहीं क्रिएट करते, इनको ना देने से डीमोटिवेशन क्रिएट होती है। मैंने अभी बात पहले भी कंफर्म की है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आ गया इससे क्या बात साबित होती है, ये फेडरिक टेलर की बात के साथ बड़ा कंट्रास्ट कर रही है बात। पे देने से और अच्छी वर्किंग कंडीशन देने से इंसान सेटिस्फाइड होता है, मोटिवेट नहीं होता। ठीक है, अगर नहीं दोगे तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक हो गया, जो मोटिवेटर्स हैं जिस तरह जॉब की इनरिचमेंट है, आपकी जो वर्क इटसेल्फ की बातें हैं, ठीक है, ये जो आपके मोटिवेटर्स होते हैं ये आमतौर पे वो फैक्टर्स होते हैं जिन्हें जो उससे रिलेट कर रहे होते हैं, आपके आमतौर पे जॉब की सेटिस्फेक्शन की चीजों के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास अचीवमेंट आ जाती है, रिकॉग्निशन आ जाती है, वर्क इटसेल्फ उसके इंट्रिंसिक फैक्टर वर्क के मोटिवेटर्स में आते हैं, वर्क इटसेल्फ इंट्रिंसिक फैक्टर मोटिवेटर में आएंगे। ठीक है, एडवांसमेंट और रिस्पांसिबिलिटी देना, डेलीगेशन करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डेलीगेटेड काम देना। अब उसमें ये होता है कि अगर ये नहीं दोगे तो बंदा मोटिवेट नहीं होगा, ये हमारे उसमें नहीं कॉन्सिक्वेंसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आ जाती है, हमारे पास ये हो गया, हमने हर्सबर्ग की थ्योरी पढ़ ली। अच्छा इवैल्यूएशन ये आ गया, तो खैर हमारे पास आगे आ गया मैकलेलन की थ्योरी। जो मैकलेलन की थ्योरी है सर उसको हम लोग कह सकते हैं, अच्छा बेसिकली ध्यान रखना, ये जो मैकलेलन साहब हैं ये बेसिकली साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट होने की वजह से इनका जो काम है वो थोड़ा सा उस तरफ हमारा वो करता है, उस पे यानी कि फोकस करता है। अब इसमें क्या किया इसने, इसने मोटिवेशन की टाइप्स डिस्क्राइब कर दी। इसने कहा मोटिवेशन होती है तीन टाइप की। ठीक है, ये बड़ी जरूरी बात है, इसने इसको डिवाइड कर दिया कि मोटिवेशन की फर्दर टाइप्स हैं। तो आपके पास आ जाती है ना पहली टाइप ये, और ये मेरा ख्याल है साइकोलॉजी के A2 के अंदर अगर आप साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन उठाते हो ना आपके ऑप्शनल फैक्टर के तौर पे, तो उसमें ये मेरा ख्याल है आपकी पहली या दूसरी थ्योरी है। ठीक है, जो पढ़नी पड़ती है। अब आ गया आपका अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन से सीन ये होता है कि जो बंदा अचीवमेंट मोटिवेशन वो चैलेंजिंग टास्क करने की कोशिश करेगा, वो मुश्किल काम करने की पूरी करने की कोशिश करेगा, उसको ये चीज मोटिवेशन देगी। ठीक है, उसको जॉब में आप मुश्किल, इस तरह के बंदे को जॉब में मुश्किल टास्क दो, ठीक है, मुश्किल उसको वो दो, इससे वो खुश होगा। बल्कि आपके साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का मेरा ख्याल है जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर ये सारी थ्योरी शामिल है। अच्छा उसके बाद आपका आ गया, ये इसका नाम भी दूसरा का एन एन अचीवमेंट टाइप, एन डैश ए सी एच टाइप का जो है वो हो गया। तीसरा आ गया, दूसरा आ गया एन पावर टाइप, एन डैश पावर, यानी कि जो आपकी अथॉरिटी या पावर ड्रिवन मोटिवेशन होती है। यहाँ बंदे को वो चाहिए कि वो दूसरों पे कंट्रोल कर सके, यानी कि उसको कंट्रोलिंग डिजायर से मुराद ये कि उसको रिस्पांसिबिलिटी दी जाए दूसरों में कंट्रोल करने की, और यानी कि उसको एक मैनेजरियल रोल में लाया जाए। और तीसरा हमारे पास हो गया एफिलिएशन मोटिवेशन, जो कि आपकी एनएफएल के नाम से आती है। इसका सिर्फ सीन ये है कि यहाँ हमें लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप के ऊपर एक यानी कि होता है ना एक बाहमी अच्छे ताल्लुकात के ऊपर जो है इसमें बंदा खुश महसूस करता है, इजी महसूस करता है। ठीक है, तो मैनेजर्स को चाहिए पहले चीज लोकेट करें कि उनका जो काम करने वाला वर्कर है उसमें यानी कि इनमें से किस चीज की नीड ज्यादा है, उसको अप्लाई करें। ठीक है, उसमें हमारे पास आता है प्रोसेस थ्योरीज। प्रोसेस थ्योरीज के अंदर हम लोग ये आ जाते हैं, जो जरूरी बात है वो होती है कि यानी इस चीज होगा कि लोग किस तरह और क्यों जो है मुख्तलिफ बिहेवियर्स को चूज करते हैं अपने यानी कि पर्सनल गोल्स को मीट करने के लिए, और यानी इससे जो है ये प्रोसेसेस किस तरह उनके जो है बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करते हैं। कंटेंट थ्योरीज मैंने आपको बता दिया कि वो चाहते क्या है, डिजायर क्या है जो पूरी होनी चाहिए। यहाँ ये कि वो क्यों करते हैं, क्या करते हैं और क्यों करते हैं, बिहेवियर क्या है उनका। ठीक है, तो हमारी डिफरेंट थ्योरीज आ जाती हैं। प्रोसेस थ्योरीज के अंदर हमारे पास पहली आ जाती है
आपके सिलेबस में वरूम की थ्योरी मेरा ख्याल है आपके लेवल के सिलेबस में साइकोलॉजी के भी शामिल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। खैर अच्छा, ये आ गया। पानी पानी पानी। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट आती है सर वरूम की थ्योरी। सॉरी, मैंने पेज फिर मोड़ दिया है। एक तो यार ये बुक इतनी हैवी है, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। अच्छा खैर, इसका नाम है सर की थ्योरी का हमारे पास एक्सपेक्टेंसी थी। यहाँ ना एक टाइप ऑफ लूप सा बन जाता है। किस तरह? वो ये कहता है कि भाई हमारा ना एक हमारी एफर्ट जो हम डालते हैं और हमारी परफॉर्मेंस के अंदर एक लिंक होता है। पहली बात ये कर दी। दूसरी बात वो करता है कि जो हमारी फेवरेबल परफॉर्मेंस है ना, जब हम यानी अपनी उस एफर्ट को फेवरेबल डाल देंगे तो उससे एक डिजायरेबल रिवॉर्ड मिलेगा। वो जो डिजायरेबल रिवॉर्ड है वो हमारी किसी नीड को पूरा करेगा। इसलिए ये जो नीड पूरी करने के लिए हमारी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है वो हमें फोर्स करेगी, हमें मोटिवेट करेगी, हमें अंदर से वो करेगी कि हम ये पूरी जो एफर्ट है उसे करें ताकि हमें वर्थवाइल फील हो। ठीक है, ये सारा प्रोसेस उसने इस तरह बनाया है। अब उसकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है इसमें तीन बिलीफ आती है। हमारे पास तीन बिलीफ बड़े जरूरी भी हैं। तो पहली चीज आती है वैलेंस। वैलेंस ये है हमारे पास कि कितना स्ट्रांगली जो है एक एम्प्लॉय जो है वो एक एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड जो है उसको, या एक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, यानी कि एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड हो गया जो जॉब के इर्द गिर्द चीजें चलती हैं, और इंट्रिंसिक वर्क इटसेल्फ के बारे में या अपने इटसेल्फ के बारे में जो रिवॉर्ड्स हैं वो उसको मिल जाएंगे। यानी कि अगर मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए तो मुझे कितना मैं उसके लिए वो हूं, यानी कितना मैं उसका ख्वाहिशमंद हूं। दूसरा है एक्सपेक्टेंसी। वो ये कि लोगों का कितना बिलीफ है, यानी एम्प्लॉय का कितना बिलीफ है कि जो वो एफर्ट डालेगा उससे वाकई ही वो पॉजिटिव परफॉर्मेंस कर पाएगा, वो गिवन लेवल परफॉर्मेंस हो पाएगी। और जो हमारे पास ठीक है तीसरा वो इंस्ट्रूमेंटलिटी है कि भाई उसे कितना यकीन है कि ये सब कुछ करने के बाद जो है उसको वाकई ही वो चीज मिल जाएगी इसकी डिजायर कर रहा है। बेशक मैनेजर ने प्रॉमिस कर दिया, मुझे मेरा मैनेजर कहता है यार मैं तुझे घर बना, हमें ना कंपनी आपको घर देगी। अब मुझे पता है कंपनी पहले 4 दफा मेरे साथ झूठ कर चुकी है, झूठा हाथ कर चुकी है, मुझे कह देती कुछ नहीं है, तो मैं भी उस पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये है कि इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेलिटी ये कितना मुझे यकीन है कि ये सब कुछ करने के बाद जो है मुझे वाकई ही वो पॉजिटिव आउटकम जो मैं चाह रहा हूँ मिल जाएगा। अल्लाह ताला करे कि ये वीडियो सेव हो जाए, अच्छी वीडियो बन गई, लेकिन मसला ये कि ये अगर बंद करते उड़ गई तो बड़ा नुकसान होगा। तो खैर अच्छा, अब हमारे पास ये आ गया। अब आ गया हमारे पास ये कितना बड़ा चैप्टर यार, इसमें हमें कोई 2-3 चैप्टर और भी टच करने हैं। इंशाल्लाह हो तो जाएंगे। टाइम कितना है? चलें, हो जाएगा हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट आ गया कि भाई हमारे पास पेमेंट के तरीके क्या होते हैं। हमारे पास पी रेट आता है। देखो पी रेट जो होता है बेसिकली फिक्स रेट होता है जो आपको अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, स्टैंडर्ड पीस के ऊपर। ठीक है, यानी कि वो जो स्टैंडर्ड पीस से मुराद ये पीस होता है एक आउटपुट के यूनिट के ऊपर। ठीक है, अब ये आमतौर पे पीस डिसाइड किया जाता है कि उस काम को करने में स्टैंडर्डली कितना टाइम लगता है, और जो है उसके अंदर यानी कि जॉब स्टैंडर्डली कितनी डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल आपने 1000 वर्ड टाइप करने, एक एग्जांपल है, आपने 1000 वर्ड टाइप करके फाइल बनानी है, ये एक पीस है। अब नॉर्मली एक बंदे को 1000 वर्ड टाइप करने में 2 घंटे लग जाते हैं, एग्जांपल है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई 2 घंटे का काम है, इतनी तो मुश्किल, ये कंपैरेटिवली उस काम से ज्यादा मुश्किल है जो 1 घंटा ले रहा है, उस काम से आसान है 3 घंटे ले रहा है। ठीक है, उस हिसाब से और उसमें यानी कितनी वो उसमें टाइम लग रहा है इन चीजों में रख के वो एक पीस रेट सेट कर देगा भाई 1000 वर्ड की एक फाइल के पीछे आपको इतने पैसे मिलेंगे, एग्जांपल होगी। ठीक है, तो ये जो है ना इस तरह ये आपका पीस रेट में आ जाता है। ये फेडरिक टेलर की थ्योरी के साथ बहुत रिलेटेड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सैलरी या वेजेस, जो हमारा टाइम रेट होता है। इसमें समझ लो वेजेस और वेज है ऑफिशियल वर्ड जो आपको वीकली या आम कई बार मंथली जो है, लेकिन आमतौर पे वीकली पे कर जाती है। ठीक है, वेज ये होता है कि वो आपको दी जाती है पर वो उसका रेट पर आवर डिसाइडेड होता है। जो सैलरी और वेज में फर्क ये होता है कि सर सैलरी जो होती है ना आपकी, ये होती है ये पूरे साल की डिसाइड होती है, उसको फिर डिवाइड करके आपको मंथली पे किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है उनके अंदर। यहाँ टाइम रेट होता है कितना आपने टाइम काम किया उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आ गया जो आपका पीस रेट है उसके बेनिफिट नुकसान क्या है। पीस रेट के बेनिफिट क्या है कि उससे आप तेजी से काम करने का दिल करता है, ज्यादा प्रोडक्शन करने का दिल करता है। ठीक है, लेबर कॉस्ट जो होता है वो बेसिकली आपकी डिटरमिन हो रही होती है हर यूनिट की बेस पे, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर मैं फर्ज करें मैंने पीस रेट सेलेक्ट किया हुआ है और मैं मुझे पता है कि यार मैं पीस रेट मैंने बनाया हुआ है कि एक बेबलेट बनाने में मैंने अगले बंदे को इतने पैसे देने जो मुझे बेबलेट बना के दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हर बेबलेट का मुझे पता होगा कि मैं 100 का बेच रहा हूँ तो 10 पे मैंने उस बंदे को पे किया, 10 पे लेबर कॉस्ट है, जल्दी डिटरमिन हो जाएगी, इजीली डिटरमिन हो जाएगी, बजाय कि इनडायरेक्टली डिटरमिन हो रही हो। नुकसान क्या है कि इससे जो आपको आउटपुट को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, वरना वो खोजता है लोग जो गंदी क्वालिटी का आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फेलिंग क्वालिटी सेफ्टी लेवल आपके डिक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि अच्छा उसके बाद आगे प्रोडक्ट को जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये ना कि प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हो। ठीक है, वर्कर्स को जो है वो यानी कि हो सकता है कि आपका यानी कि अच्छा अगर एक बंदे ने जेन में सोच ही लिया कि यार मुझे बस महीने में ना $400 कमाने हैं, मेरा महीना गुजर जाएगा। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो उससे ज्यादा मेहनत नहीं करेगा, क्वेश्चन नहीं उसका मैं इतने पीस अगर मैं इतनी प्रोडक्शन कर दूंगा ना मुझे $400 आ जाएंगे, तो फिर आपकी प्रोडक्शन जो है अपनी मैक्सिमम लेवल पे नहीं जा पाती। ठीक है, उस बाद ये है कि पे सिक्योरिटी नहीं होती, बंदा नहीं प्रोड्यूस कर पाया पे नहीं मिलेगी। इसका 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 हल क्या है वो भी सुन लो कि एक बेसिक पे तय हो जाती है कि इतनी बेसिक पे मिलेगी, उसके बाद ऊपर आपको पर जो है पीस पे प्रोवाइड किया जाएगा। उस बाद ये कि वर्कर्स जो हैं यानी कि कोई भी ऐसा वर्क में चेंज जिससे आए, जिस कोई नई टेक्निक कोई नया तरीका जिससे उनका स्पीड स्लो हो जाए काम करने की, और वो कम जो है अपना या एफिशिएंसी स्लो हो जाए, वो कम
पीसेस प्रोड्यूस कर पाए, तो उसकी वजह से ऑब्वियस ही बात है जो वर्कर होंगे वो डीमोटिवेट होंगे कि भाई हमने तो हमने नहीं कही, हम तो ये नहीं तरीका अप्लाई कर देंगे, हमारी पेमेंट कम हो रही है। ठीक है, ये हो गया। कमीशन होता है बेसिकली कि जितना सेल करोगे, आमतौर पर इस तरह होता है, जितना सेल करते हो उसकी आपको एक पर सेल की जो वैल्यू होती है परसेंटेज मिल जाती है। इस तरह होता है, या पीस के ऊपर भी हो सकती है कि पर सेल आइटम जो है आपको इतनी अमाउंट मिल जाएगी। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जो होती है ये आमतौर पे एक बोनस पे होती है, आपकी बेसिक सैलरी ज्यादा पे की जाती है। ठीक है, इसमें आमतौर पे जो होता है अगर आप बंदा रेगुलरली अपने टारगेट मीट कर रहा है, ठीक है, कोई एनुअल अप्रेजल में उसको बड़ा ये अच्छा अप्रेजल होता है जो आपका इमीडिएट सीनियर, ये वर्ड याद रखना, इमीडिएट सीनियर। मैं काम कर रहा हूं, मेरे ऊपर मैनेजर है, उसके ऊपर डायरेक्टर है, मेरा अप्रेजल मेरा मैनेजर करेगा, मेरा अप्रेजल मेरा डायरेक्टर नहीं करेगा, जो मेरे इमीडिएटली ऊपर है मेरा मैनेजर है वो करेगा। ठीक है, वो जब उस पर करते हैं उसे अप्रेजल कहते हैं। ठीक हो गया, उस पर ये आमतौर पे ऐसे ही होता है। उस पर आ गया कि वर्कर को जो है यानी कि अगर एक कंपनी ने बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है तो उसमें एक वर्कर की जो कंट्रीब्यूशन है उस करने में उसके हिसाब से उसको वो दिया जा सकता है। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग जो होता है, मैंने आपको इसमें होता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर जो है उनको शेयर दे दिया जाता है। अब हमारे पास आ गया फ्रिंज बेनिफिट्स, यानी कि ये हमारे पास आ जाते हैं नॉन कैश रिवॉर्ड्स। इसमें बड़ी जरूरी बात ये कि आपका एक चीज भी देख रहे थे जो मेरे जहन में आ रहा था, हाँ ये जरूरी बात, नॉन कैश बेनिफिट से ये मुराद होता है, इसको ध्यान में रखना। इसमें यानी कि वो चीजें आ सकती हैं, इसमें वो चीजें आ सकती हैं जो चीजें आपकी यानी कि डायरेक्टली पे के तौर पे हाथ में ही दी जा रही। ठीक है, जैसे एक कंपनी अगर मेरे बच्चों की फीस पे कर देती है तो वो मुझे फीस नहीं दे रही, मुझे मेरे हाथ में पैसे नहीं दे रही कि तुम ये पैसे पकड़ो। अगर फर्ज करो बच्चों की फीस 20,000 है, वो ये नहीं करेगी 20,000 रुपये पकड़ लो, इनको चाहो तो बच्चों की फीस में यूज कर लो, चाहो कहीं भी यूज कर लो, ऐसे नहीं कर रही वो। तो ये फ्रिंज बेनिफिट बन जाएगा, नॉन पे बेनिफिट बन जाएगा, नॉन पे रिवॉर्ड बन जाएगा, क्योंकि वो यहाँ ये पैसे डायरेक्टली स्कूल को देगी। यानी उन्होंने मुझे असल में मुझे क्या चीज दी, उन्होंने मुझे ये चीज दी कि मेरे स्टूडेंट्स की एजुकेशन दे दी। इंश्योरेंस, उन्हें मुझे फ्री इंश्योरेंस दे दी, इंश्योरेंस उनको पैसे पे कर रहे हैं, मनी पे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे क्या दिया, इंश्योरेंस दिया। उन्होंने मुझे ऑप्शन नहीं दिया कि पैसे कौन सेलेक्ट कर लो। तो ये हमारे फ्रिंज बेनिफिट्स में चीजें आ जाती हैं। ठीक है, फ्री कार आ गई, कंपनी का घर आ गया, तमाम चीजें आ गई, बाहर के टूर वगैरह भी आ गए। ठीक है, उस पर हमारे पास अब फाइनेंशियली जो चीजें हैं उनके अलावा मोटिवेट किस तरह किया जा सकता है। देखो हमारे पास एक चीज आती है, देखो पहले बहुत सारी चीजें आती है, समझ लो, जो जॉब रोटेशन है, जॉब इनलार्जमेंट है, एनरिचमेंट है, रीडिजाइन है, ट्रेनिंग है, क्वालिटी सर्कल्स हैं, वर्कर पार्टिसिपेशन है, टीम वर्किंग है, टारगेट सेटिंग है, डेलीगेशन है, एम्पावरमेंट है। अब इनको समझ लो होते क्या है। जॉब रोटेशन ये होती है कि मुख्तलिफ काम दे दिए, यानी एक ही काम बैठ के हो जाएगा, मुख्तलिफ काम कर पाए, बोर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उससे ये है कि प्रैक्टिस में परफेक्ट वाली बात नहीं हो पाती। दूसरा आता है जॉब इनलार्जमेंट। क्या क्या मसला है भाई, क्या मसला है? अच्छा ठीक है, जॉब इनलार्जमेंट का सर सीन ये होता है कि जॉब इनलार्जमेंट में आपको सेम लेवल का ज्यादा काम दे दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मेरा एक शॉप थी, मेरा उसमें लेवल था कि मैं वहां पे कैशियर का काम करता था, तो उन्होंने मुझे कैशियर के साथ ये काम भी दे दिया कि यार तुम बुक्स भी संभाल लिया करो। एक उन्होंने काम दे दिया यार तुम शेल्फ भी सही कर दिया करो। ठीक है, जॉब इनरिचमेंट ये कि मेरे काम को इंटेंसिफाई कर दिया, डिफिकल्टी बढ़ा दी, ज्यादा 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 मुश्किल, यानी मुश्किल से मुराद ये कि ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल काम दे दिया। जैसे उन्होंने मुझे कह दिया कि यार आप जो है इसके साथ साथ मार्केटिंग में भी हिस्सा लिया करें, आप बजटिंग भी कर दिया करें, ये जरा मुश्किल काम है। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिक जॉब जॉब डिजाइन ये कि जॉब का हमारा पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया। ठीक है, इसको समझ लें। उसके बाद हमारे पास आगे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ऑब्वियसली बात है कि ट्रेनिंग से जो इंसान वो होता है। चाहे ट्रेनिंग के अंदर एक चीज आपने और याद रखनी है, एक चीज आप और भी याद रखो, जॉब को जो जॉब डिजाइन में रिस्ट्रक्चर की जाती है उसमें ये होता है कि जब जॉब रीडिजाइनिंग होगी तो उसमें एम्प्लॉय, क्योंकि आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाह रहे हो, उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, उससे एग्रीमेंट होगा ताकि उससे उसका काम ज्यादा उसके लिए इंटरेस्टिंग हो जाए। जैसे मैं एक जगह काम कर रहा हूँ, मुझे शदीद चिड़ है उस जॉब के अंदर जो है, क्या नाम है, खिड़की के साथ बैठे काम करने की मुझे तंगी होती है, मुझे लाइट पड़ती है। जब मेरी जॉब रिस्ट्रक्चर की जाएगी तो वो कुछ करेंगे, मेरा डिपार्टमेंट वाला चेंज करेंगे मुझसे पूछ के, जहां कम से कम मुझे मसला खत्म हो जाएगा, इस तरह करके। ठीक है, यानी इस तरह के मसाइल निकाल के एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल है, डिटेल एग्जाम्पल हो सकती है। ट्रेनिंग में आपको पता है कि बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। ठीक है, क्वालिटी सर्कल्स का ये होता है कि वॉलंटरी ग्रुप होते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से वर्कर ज्वाइन करते हैं, कोई फोर्स नहीं होता। ठीक है, जो अपने यानी कि वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को डिस्कस करने के लिए रेगुलरली मीट करते हैं, क्योंकि कैथारसिस हो जाता है ना, आप बैठ के बात करोगे तो कैथारसिस हो जाएगा भाई, आपको फील होगा कि हाँ यार चलो इनका मतलब मेरा ही मसला है, तो उनका मुझसे बड़ा मसला है, चलो मैं तो फिर भी वैसे बैठा हूँ, यही चीज। ठीक है, उस बाद वर्कर पार्टिसिपेशन होगी। ठीक है जी, वर्कर्स जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप उनको इन्वॉल्व करते हो, उनकी इन्फॉर्मेशन राय वाला लेते हो, तो इससे बेनिफिट होता है। टीम वर्किंग आपको वैसे पता है, टारगेट सेटिंग होगी, उनको आप इंडिविजुअल टारगेट सेट कर देते हो। ठीक है, और उनका यानी कि ये है कि टारगेट सेटिंग के साथ फीडबैक लेते हैं, उसके ऊपर फीडबैक देते भी हैं, यानी कि वर्कर्स को डायरेक्ट फीडबैक देते हो, तो ऑब्वियस बात है उससे मोटिवेटेड फील करेंगे। लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है, अगर आपका फीडबैक जो उनको यानी कि होता है मोटिवेट करते, ध्यान करना पड़ता है। डेलीगेशन इंपावरमेंट में एक चीज याद रखना, डेलीगेशन वैसे तो आपको पता भी होगा कि यानी कि मैनेजर जो है या वो जो हाई लेवल वर्कर है वो अपना लो लेवल वर्कर को, सब ऑर्डिनेट को जो है
अपने कुछ टास्क देते करने के लिए। लेकिन डेलीगेशन में आप एक बंदे को उस काम की वो देते हो अथॉरिटी, उस काम को करने का उसको वो अथॉरिटी देते हो, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। अगर मैं अपना काम डेलीगेट कर रहा हूँ, मैं मैनेजर था, मेरे ऊपर एक वो था, मेरा एक जॉब था, मेरा एक टास्क था कि मैंने बजट बनाना है। मैं बजट को जो है अगर डेलीगेट कर रहा हूँ, फर्ज करें आप यानी मेरे अंडर मेरे दोस्त काम कर रहा है, मैंने उसको वो डेलीगेट कर दिया, तो वो उस काम को करने की अथॉरिटी रखता है, अब वो कर सकता है उस काम को। लेकिन अगर वो नहीं करता, काम खराब करता है, मसला करता है, तो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर होगी। ये उसका जो भुगतूंगा मसला वो मैं भुगतूंगा। ठीक हो गया जी। तो ये चीज हो गई। और क्या है हमारे पास बाकी यार, ये वही चीजें होगी हमारे पास। नेक्स्ट और कोई चैप्टर देखें जो हम कर सकें इसके अंदर, और कोई चैप्टर इस तरह का। कितना बड़ा चैप्टर है यार, असल मसला ये कि चैप्टर बड़ा कितना है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। चले ये भी हो जाएगा, इसको भी निकालते हैं। अच्छा जरूरी बात, मैंने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर जो है पिछले वाले हमारे जो लाइव सेशन हमने किया था ना लास्ट टाइम अक्टूबर नवंबर सॉरी 2020 के अंदर, उसका मैंने लिंक डाला हुआ है। उसमें हमने बहुत सारी चीजें जो डिटेल में कवर की हुई है, बहुत सारे चैप्टर्स को डिटेल में कवर किया हुआ है, तो उनको जरूर देख लेना, ये ना हो कि मिस हो जाए आपका। अच्छा अब हमारे पास आ गया, क्या आ गया अभी हमारे पास। अच्छा ये तो ह्यूमन, मैं देखूं, मैं चैप्टर देखूं और कौन सा हो सकता है हमारे पास, तकरीबन घंटा पड़ा है, कोई अच्छा मुश्किल चैप्टर निकाल सकते हैं हम। एक जरूरी बात, ये जो चैप्टर आपके शुरू वाले हैं ना 1 2 3 4 5 इस तरह का चैप्टर जो है, वो जो मैंने पिछला सेशन अपलोड किया हुआ है लास्ट ईयर वाला 2020 वाला, हमने उसमें मुझे याद है लाइव सेशन में पहले वाले बहुत सारे चैप्टर डिटेल से कवर किए थे। उनको अब नहीं कवर करवा रहा, वो आप वहां से देख लेना, वहां आपको मोस्टली मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा मुझे देखने दो हमारे पास यहाँ पे और क्या सीन है, यहाँ हमारे पास और क्या क्या आ जाता है। व्हाट एल्स डू आई हैव, what else do I have? इसमें ये चैप्टर सिंपल सा है, इसको मिस करा के ना कोई मुश्किल चैप्टर देखते हैं जिससे हमारा कोई फायदा भी हो जाए। जी मैं देखने दो, ये क्वेश्चन है जिसमें मुझे पता है कि आमतौर पे मसला आएगा हमारे पास, वो आ जाता है मार्केटिंग वाला सेशन। ठीक है। मार्केटिंग वाले सेक्शन के अंदर बेसिकली बात ये कि मार्केटिंग है क्या, मार्केटिंग को अप्लाई कहाँ करना है, मार्केटिंग की पार्ट्स क्या होती हैं, बड़ा मसला है। आमतौर पर बच्चे मार्केटिंग की बातों को मिस कर जाते हैं, मार्केटिंग को सिर्फ प्रमोशन समझ लेते हैं, ये तमाम बातें। ठीक है। इससे बात कर लेते हैं। इसलिए हमारे पास क्या चीज़ें हैं, तो मेन बात पकड़ूँ यहाँ से जो हमारे पास आती है। चलें यहाँ शुरू करते हैं। जो हमारे पास मार्केटिंग की दो टाइप्स हैं, हमारे पास पहली मार्केटिंग टाइप आ गई एसेट लेड मार्केटिंग। ठीक है। एसेट मार्केटिंग होती है कि जहाँ पे बिजनेस जो है ना, बिजनेस समझना, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डिवाइस करता है बेस्ड ऑन देयर करंट स्ट्रेंथ्स और देयर करंट जो आपकी वीकनेसेस हैं, जो उनके करंट एसेट्स हैं। ठीक है। बजाय कि वो सिर्फ इस पे फोकस करे कि कंज्यूमर क्या चाह रहा है। देखो अगर मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के ऊपर बैठ कर करूंगा ना, हमें पता है कि एसेट वो चीज है जो बिजनेस ओन या उसको लीज आउट करता है, मतलब जिसकी पोजीशन में होती है। ठीक है। तो बेसिकली मकसद ये है कि अपनी करंट स्ट्रेंथ की बेस पे, अपनी उसके बेस के ऊपर अगर मार्केटिंग करते हो, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करते हो, तो ये चीज आपकी आ जाएगी क्या होता है एसेट लेड अप्रोच में। और सोसाइटल अप्रोच में होता है कि सोसाइटल अप्रोच में जो होता है ना, सिर्फ कस्टमर्स की डिमांड नहीं बल्कि उसके अलावा क्या नाम है, क्या होता है जब आपको यानी मार्केटिंग करोगे उससे यानी कि पूरी सोसाइटी पे अफेक्ट किया होगा पब्लिक के ऊपर, जब फर्म उसकी डिमांड को मीट कर रही हो कि इसको यानी कंसीडर किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे यानी ज्यादा फोकस होता है सोसाइटी पे इफेक्ट का, कस्टमर्स की डिमांड्स का, इन चीजों का। एक तो ये चीजें में रखना। और देखना तो यहाँ हमारे पास और सी क्या बात होती है, इसको कवर कर सकते हैं। डिमांड सप्लाई वाला के ऊपर, अगर किसी को डिमांड सप्लाई में इशू है ना कि डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, इसी यूट्यूब मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है डिमांड सप्लाई वाला, डिटेल से इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, उर्दू में पढ़ा हुआ है, और बहुत डिटेल लेक्चर पड़ा हुआ है, वो देख लीजिएगा, उसमें यानी कि मोस्टली अभी कवर हो जाएंगी। ठीक है। हमारे पास ये यहाँ पे वो नहीं है इसके अंदर ये सारी सिंपल बात है, डायरेक्ट कंपेटिटर्स वगैरह, ये भी हमारे पास सिंपल बातें हैं। हाँ जरूरी बात, देखो मैस मार्केटिंग निश मार्केटिंग का फर्ज में रखना। मैस मार्केटिंग होती है ऐसा प्रोडक्ट जो यानी कि आम तौर पे पूरी मार्केट के लिए या लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट के लिए जो है, उसमें जो मेन हमारे टारगेट वो होते हैं, यानी कि पूरी मार्केट को टारगेट किया जाता है, बजाय कि हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, यानी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होता है। ठीक है। इसकी मिसाल है आमतौर पे आईफोन की तरह। जैसे आईफोन हमें पता है कि पूरी मार्केट में एक ही आ रहा होता है, ऐसे नहीं होता कि पाकिस्तानी आईफोन के लिए स्पेशल वो 6 कैमरे लगा के भेजेंगे, हो सकता है फ्यूचर में लगा दें, या स्पेशली हमारे लिए चार्जर गायब कर देंगे, वो चार्जर वैसे भी गायब कर देते हैं, उनकी आदत बन गई है। खैर, लेकिन ये कि जो निश मार्केटिंग होती है उसमें आप मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट्स को डिस्क्राइब करते हो कि यार मार्केट में ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, अब हर सेगमेंट के लिए यानी हर सेगमेंट की आगे फर्दर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि इस सेगमेंट में फ्राई बंदे को फलां चीज चाहिए, फ्राई बंदे को फलां चीज चाहिए, ये जो हर सेगमेंट की फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं, इन चीजों पे जब आप फोकस करोगे तो ये आ जाएगा आपका निश मार्केटिंग। आप यानी हर सेगमेंट के अलग अलग जो है
बंदे को तो नहीं, मैं मुझसे गलती निकल गया, हर बंदे का अलग अलग नहीं होता, यानी एक सेक्शन ऑफ द मार्केट, एक सेक्शन ऑफ द मार्केट, डिफरेंट सेक्शन ऑफ मार्केट, मुख्तलिफ सेक्शंस ऑफ द मार्केट के ऊपर आप फोकस करते हो तो वो आपकी आ जाती है निश मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। यानी पूरी होल मार्केट को डिवाइड किया मुख्तलिफ टारगेट सेक्शंस में, हर सेगमेंट को आपने अलग अलग टारगेट किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा मार्केटिंग हमारी सेगमेंटेशन किस तरह की जाती है। देखो मार्केटिंग सेगमेंटेशन में क्या क्या बातें होती हैं। मार्केटिंग सेगमेंटेशन होता है बेसिकली मार्केट को मुख्तलिफ जो है उसमें हिस्सों में डिवाइड करना। वो हमारी जोग्राफिकल भी हो सकती है कि भाई फर्ज करें मैं भावलपुर की मार्केट बना लूँ, ठीक है, मैं लाहौर की मार्केट बना लूँ, एक चीज़ तो ये हो गई। पाकिस्तान उसके लिए अलग बना रहे हैं, यानी इस तरह होता है। जैसे जैसे एक बहुत बड़ी माशाल्लाह पाकिस्तान की बहुत बड़ी बल्लेबाज अकेडमी है, उसने फिर क्या किया था याद है, मैं लास्ट ईयर उसको वो एक्सपोज भी किया था जनवरी के अंदर। उन्होंने पाकिस्तान की मार्केट में पाकिस्तान जिंदाबाद, और वहां पे इंडियन मार्केट में मैंने आपको दिखाया था उन्होंने क्या वहां पे पोस्ट किया हुआ था, ठीक है। तो ये जोग्राफिकल निश प्रोडक्ट्स, वहां उनको खुश, यहाँ इनको खुश वाला काम किया हुआ था। खैर, डेमोग्राफिक डिफरेंसेस होते हैं, डेमोग्राफी के अंदर आपकी एथनिसिटी, आपकी लैंग्वेज, तमाम चीजें, कुछ चीजें फिर लोग कुछ काउंट आउट भी करेंगे, कुछ लोग कर देते हैं कि लैंग्वेज कल्चरल पार्ट है, ठीक है। मकसद ये कि डेमोग्राफी में एथनिसिटी आ गई, रिलीजन, ये चीजें आपकी जो है, यानी वो हो गया आपका, आपका जो है हेरिटेज होगी, हेरिटेज से मुराद ये है कि आपकी एथनिसिटी हो गई, ठीक है, नेशनलिटी होगी, तमाम चीजें आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर आप सोसाइटी को क्लासेस में डिवाइड कर रहे हो, मिडिल क्लास अपर क्लास के प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज के हाई एंड प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, लो एंड प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर से मुराद ये कि आपका जो है बेसिकली बड़ी यानी वो है क्या होता है कि इनके मुख्तलिफ जो वो है आपके मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट है, वो सोचते किस तरह है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ये है, इसका सिंपल मिसाल दूं ना आपको, तो ये डेमोग्राफिक एंड साइकोलॉजिकल दोनों में आता है। जो मैकडॉनल्ड अपना हैप्पी मील लाया ना, इसके अंदर वो बच्चों को वो छोटे छोटे टॉयज रहा था, ठीक है। तो ये क्यों होता है बेसिकली, क्योंकि बच्चों को पता है कि बच्चे को देख के खुश हो जाएंगे, भाई कहेंगे "भाई, इसमें तो टॉय दिया है इनने, टॉय दे दिया भाई, बात बहुत अच्छी है", ठीक है। वो वाला सीन इस तरह होता है। एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल्स की वो है। अच्छा, हमारे पास और क्या जाता है इसके अंदर, देखने तो मुझे कोई और इस तरह की मेन बात। अब हमारे पास में आएगा वो अगला चैप्टर जो है ना, मार्केट रिसर्च वाला, ये है असल ट्रबलसम चैप्टर। अच्छा, अब मार्केट रिसर्च के बेनिफिट्स क्या हैं वो देख लो। देखो, एक तो ये है कि हम जो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कोई नई सर्विस लॉन्च करेंगे, तो हमें पता नहीं होता वो चलेगी कैसी, ठीक है। जितना भी हमारे दिन होता क्या है, ये मैंने बहुत देखा है, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं, वो कोई चीज बना लेते हैं मजाक के अलावा, यार मैंने खुद होता देखा है, उनकी चीज में कुछ नहीं होता लिटरली। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं इसके बारे में क्या करूंगा, कि इसको कैसे इनकी हेल्प करूंगा। अगर मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूँ उनको, बिजनेस कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, अब वो उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि यार ये प्रोडक्ट ना ये कर सकता है, वो कर सकता है, एंड आई एम लाइक इस जैसे 10 प्रोडक्ट और भी हैं, व्हाट इज डिफरेंट। तो क्योंकि बंदे को कभी खुद, हम इंसान में चीज होती है, हमें खुद रियलाइज नहीं होता कि हमारी चीज में फ्लॉज क्या है, ठीक है। तो कई बार ऐसे होता है कि हम जब मार्केट रिसर्च करके बताएंगे भाई ये जो प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं, बनाया है हमने, ये बिकेगा भी सही है नहीं बिकेगा, लोगों को चाहिए भी है या नहीं चाहिए, ठीक है। डिमांड की चेंजेस को प्रिडिक्ट करने के लिए भाई, फर्ज करें जैसे आपको याद होगा फिजेट स्पिनर जो थे, ये 2 3 3 3 साल पहले ना, 2 या 2.5 साल पहले बहुत ज्यादा फेमस हुए थे फिजेट स्पिनर लेना, फिजेट स्पिनर लेना, ठीक है। उस वक्त अगर मैं फिजेट स्पिनर की कंपनी स्टार्ट कर लूं, मैं पहले प्रिडिक्ट करूंगा ना यार, ये साल ये तो नहीं ऐसा 2 दिन का ट्रेंड है, लोगों के सर से उतर जाएगा, फिर साल बाद मुझे कंपनी जाया हो जाएगी। तो मैं उसको प्रिडिक्ट करूंगा फ्यूचर चीजों को देखने के लिए, भाई फ्यूचर में मार्केट इसमें कितना इंटरेस्टेड है। वन ऑफ सीन तो नहीं है, वन वो कहते हैं क्या, वो कहते हैं वन हिट वंडर वाला काम तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कि हमारे पास ऑलरेडी इस प्रोडक्ट की मार्केट में सेल्स के ट्रेंड क्या हैं, क्या लोग सारा साल ये प्रोडक्ट लेते हैं, क्या स्पेसिफिक इवेंट्स पे लेते हैं, क्या इस प्रोडक्ट को जो है सर्दियों में पसंद किया जाता है, गर्मियों में पसंद किया जाता है, इस तरह, ठीक है। उसके बाद ये कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट के लिए, प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर जो है सबसे प्रेफर्ड जो है फ्लेवर क्या है, उसका डिजाइन क्या है, पैटर्न क्या है। भाई अगर फर्स्ट मैं आइसक्रीम का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में सर्वे करता हूँ, हो सकता है मेरे जहन में हो कि मैं भी कैरामल क्रंच आइसक्रीम को फर्स्ट पे रखूंगा, मेरी प्रायोरिटी होगी। पाकिस्तान में हो सकता है 10 लोग ना खाते हैं उसे, हो सकता है पाकिस्तान में 90% लोगों को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद हो। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट ऑप्शंस के लिए मार्केट साइज क्या है। भाई एक चीज को लोग पसंद बहुत करते हैं कि हैं ही 10 लोग खरीदने वाले, और वो लोग भी कम पेमेंट वाले खरीदने वाले हैं, क्या फायदा। हाँ, एक लग्जरी प्रोडक्ट है, उसको 50 लोग खरीदने वाले हैं, मैं लैम्बोर्गिनी टाइप की कंपनी शुरू करना चाहता हूँ, फिर समझ भी आती है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उतना रिटर्न मिल जाएगा। तो ये चीजें हो गई हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास मार्केट रिसर्च प्रोसेस में होता क्या है। पहले हम मार्केट में एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, बिजनेस एक्टिविटी का फोकस क्या होता है, प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम फॉर द कस्टमर्स बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन दे ब्रिंग टुगेदर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आपका जो है मार्केट के पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, भाई मार्केट में मसला क्या है, ऐसा क्या गैप है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो कंज्यूमर को फेस हो रहा है, जिसकी वजह से कंज्यूमर इसको मीट नहीं कर पा रहा। इसीलिए आपको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में बहुत सारी टर्म्स मिलती हैं इसके लिए ना, अलग अलग। जैसे उसमें आपकी डेव ऑप्स का जो तरीका है, आपका एजाइल मार्केट एजाइल उसका जो तरीका है, उसमें ये चीजें बड़ी फोकस की जाती हैं। खैर,
उसके बाद आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने सारी प्रॉब्लम तो टेस्ट नहीं करनी ना, आप उसमें स्पेसिफिक आपकी रिसर्च क्या करना चाह रही है, आपकी रिसर्च जो है किसी एक प्रॉब्लम को देखना चाह रही है, किसी एक मसले को देखना चाह रही है, किसी बेनिफिट को देखना चाह रही है, आपकी रिसर्च फोकस किस चीज पे कर रही है, इस चीज पे करो, ठीक है। उसके बाद आगे आपकी रिसर्च आप कैसे करोगे, अभी आप प्राइमरी डाटा सेलेक्ट करोगे, आप सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा वो होता है जहां कंपनी खुद डाटा कलेक्ट कर रही होती है डायरेक्टली अपने कस्टमर से, डायरेक्ट डाटा कलेक्शन होती है। सेकेंडरी डाटा ये होता है कि कोई थर्ड पार्टी डाटा जो ऑलरेडी कलेक्ट हुआ है आप उसको यूज कर रहे होते हो। प्राइमरी डाटा का फायदा क्या है, आपको फोकस डाटा मिलता है, आप उसकी जो वैलिडिटी वाली को खुद वो कर सकते हो। नुकसान क्या है उसके अंदर, सबसे बड़ा नुकसान ये कि टाइम गेनिंग होता है, मनी गेनिंग होता है, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंडरी डाटा जो होता है आपके पास यानी कि रैपिडली नहीं क्या कहते हैं, रेडिली अवेलेबल होता है, उसको यानी कि अरेंज करना वो होता है, उसमें आप उसको वो कर सकते हो, बहुत हैवी लार्ज क्वांटिटी डाटा मिल जाता है, लेकिन हो सकता है वो डायरेक्टेड ना हो सकता है उसी चीज के बारे में ना हो जो आप कर रहे हो, उसका दूर दूर से कनेक्टेड डाटा हो सकता है, उसमें वैलिडिटी ना हो, उसको आप चेक नहीं कर सकते, हो सकता है आपकी टारगेट मार्केट के बारे में ना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया, जिन बच्चों ने सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है ना उनके बड़ा आसान होगा ये बात समझना कि आपके मेथड्स ऑफ वो क्या होते हैं। अच्छा, हमारे पास जो आपकी सेकेंडरी डाटा की सोर्सेज है, मुख्तलिफ पब्लिकेशन में बताया, इसका ये इमरान खान नहीं कहा था फलां उस सर्वे की रिपोर्ट में, इस तरह वो हो गया आपके पास, ठीक है। गवर्नमेंट की आपकी पब्लिकेशन होती हैं, जैसे सेंसस की वो हमारे पास आता है, ठीक है। लोकल लाइब्रेरी होती है आपके पास, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स पुराने पड़े होते हैं, इस तरह की चीजें, ठीक है। मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स होती हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स होती हैं आपके पास, न्यूज़पेपर होते हैं स्पेसिफिक आपके पास जो है, स्पेशलाइज्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, मार्केट मैगजीन होते हैं जो उसी चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं, ये तमाम चीजें, ठीक है। इंटरनल कंपनी के इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अल्लाह ताला तेरा बड़ा शुक्र है, तेरे मेरे मौला की तेरा बड़ा शुक्र है, तेरा बड़ा शुक्र है मेरे मौला की। बैठे बैठे यार दिन में कोई बात आती है कि ऐसे बैठे बैठे दिन में से बात आई है कि आप ये सोचो कि अल्लाह ताला का कितना शुक्र है कि यार हम लोग इतनी यानी कि डिटेल चीज़ें पढ़ पा रहे हैं, वरना आप मुख्तलिफ और बोर्ड्स को देखोगे यानी कि जो क्वालिटी होती है उनकी बड़ा डिफर करती है क्वालिटी यार, ठीक है। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, बड़ी प्रिविलेज है। खैर उसके बाद हमारा इंटरनेट सोर्स आता है कि इंटरनेट में पता है कि इंटरनेट में रिलायबल और नॉन रिलायबल सोर्सेज में डिफर करना जरूरी है, ये ना हो कि हम जो इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर रहे हो वो नॉन रिलायबल सोर्सेज से हो, ठीक है। प्राइमरी मेथड्स के अंदर ऑब्वियसली बात है आपके पास इंटरव्यू आ जाते हैं, क्वेश्चनियर्स आ जाते हैं, सर्वे ग्रुप आपके पास पार्टिसिपेशन आ जाती है, ऑब्जर्वेंस आ जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन जरूरी बात है क्या है उनके बेनिफिट वो डिसएडवांटेजेस। अच्छा, इसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा का डिफरेंस जो होता है ये आप ध्यान में रखोगे, इसको आप ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डाटा का फर्क। देखो क्वांटिटेटिव डाटा वो होता है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, ठीक है, इसको आप स्टैटिस्टिकली एनालाइज कर सकते हो, ठीक है जी। क्वालिटेटिव डाटा वो होगा जहाँ इमोशंस फीलिंग्स इन डेप्थ बातों की बातें होंगी, जहाँ ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, जहाँ लोग अपनी राय दे पाएंगे, उसको आप ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर सकते हो कंटेंट एनालिसिस के साथ, ठीक है, या थीमेटिक एनालिसिस के साथ, लेकिन डायरेक्टली वो जो है न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होता जो क्वालिटेटिव डाटा होता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया सैम्पलिंग के मेथड। देखो सैम्पलिंग मेथड में आपका पहले आता है जो आपकी है रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है इसको हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कि भाई जो बंदा मेरे हाथ लग गया, मैंने आपको कहा मुझे मैं बाहर निकला, मुझे 10 लोग मिल गए अपनी अपनी टारगेट उसमें से पॉपुलेशन में से, मैं मेरी टारगेट पॉपुलेशन थी स्कूलों के बच्चे, ठीक है। मैं एक स्कूल में गया, मुझे पहले 10 बच्चे मिले, मैंने ले लिए, मुझे 15 लोगों की 15 ले लिए, 20 की तो 20 ले लिए, ये तो हो गई सिंपल कन्वीनियंस रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। दूसरा ये स्नोबॉल सैम्पलिंग में आप एक स्टूडेंट हो, फर्ज करें आप जो है स्कूल में, मैंने आपको कहा यार मुझे ना 20 स्टूडेंट की जरूरत है, मैंने एक रिसर्च करनी है, आप उसमें ऐड हुए 10 को, आपने कहा वो ऐड हो गए, उन्होंने 10 को कहा वो ऐड हो गए, काम सेट हो गया, ठीक है। ये होगी हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग। तीसरा हमारे यानी से आप वो नहीं होता टॉम एंड जेरी में स्नोबॉल फेंको घूम घूम के बढ़ी जाती है, वो वाला सीन है, ठीक है। तीसरा हमारे पास आ जाता है क्लस्टर सैम्पलिंग। उसमें होता है कि हम ज्योग्राफिकल आमतौर पे ज्योग्राफिकल बेसिस के ऊपर क्लस्टर्स बनाते हैं, फिर उसमें से हम लोग रैंडमली क्लस्टर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है, उसमें ये होता है कि हम हर nth टर्म, हर 10वां बंदा, हर 12वां बंदा, हर 15वां बंदा, हर 25वां बंदा, ये हमारी मर्जी होती है, हम रिसर्चर क्या सिलेक्ट करता है वो सिलेक्ट कर लेते हैं जब तक हमारा रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेटिफाइड होती है, स्ट्राटा होता है कि हम लोग यानी मुख्तलिफ उसके लेवल क्रिएट करना बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक फैक्टर, बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल फैक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनका मुझे मुख्तलिफ स्ट्राटास बनाते हैं, मैन और वुमेन को अलग कर लिया, वुमेन में हमारे पास यानी आपके पास 10 से 20 वाली एज वाली 20-30 वाली एज को अलग कर लिया, इस तरह करके, ठीक है। और फिर हमने उनमें से जो है रैंडमली लोगों को सिलेक्ट कर लिया, या उनमें से हमने फर्दर सिस्टमेटिकली सिलेक्ट कर लिया, यानी हर 10th एंड nth टर्म जो होती है, 10th नहीं nth टर्म। तो ये आपकी स्ट्रेटिफाइड रैंडम, स्ट्रेटिफाइड कन्वीनियंस, स्ट्रेटिफाइड आपकी आगे फर्दर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी सैम्पलिंग के मेथड्स हैं। और क्या है हमारे पास, अच्छा आप जरूरी बात ध्यान में रखना, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब फर्क। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो होती है यानी कि जहाँ पे हर बंदे का इक्वल चांस होता है आपका सिलेक्ट होने का एक टारगेट पॉपुलेशन में, तो उसके अंदर आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आती है, यानी कि हर बंदे आप पूरा डाल लो, हैट में सारे नाम डालो निकाल लो, तो ऑब्वियस बात है हर बंदे का इक्वल चांस होगा। आप कंप्यूटर रैंडम नंबर जनरेटर से सिलेक्ट कर लो, इक्वल चांस होगा। जो आपके पास मैंने बताया कन्वीनियंस सैम्पलिंग है वो नॉन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ऑब्वियस बात है उसमें हर बंदे का इक्वल चांस नहीं होता, ऑब्वियसली बात है आप
उस बंदे को जल्दी सिलेक्ट करते हो जो आपके लिए ज्यादा इजी अप्रोच पे है। अगर मेरे लिए फर्ज करो सिटी स्कूल भावलपुर के स्टूडेंट जल्दी अप्रोच पे हैं कंपेयर टू सिटी स्कूल लाहौर के स्टूडेंट्स, तो मैं ऑब्वियसली उनको सिलेक्ट करूंगा, जल्दी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे उनके जो लाहौर वाले हैं उनका कम चांस है, कम प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट होने का, ठीक है। तो ये चीज जो है, यानी ये हमारी कन्वीनियंस सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाती है, ठीक है। इस तरह आपकी जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है वो आपकी रैंडम भी हो सकती है, स्ट्रेटिफाइड भी रैंडम हो सकती है, कोटा सैम्पलिंग भी रैंडम हो सकती है। कोटा सैम्पलिंग होती है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर से आपने बता दो इतने परसेंट लोग मैंने इसमें से लेने हैं, लेकिन उनमें से इतने परसेंट में कौन सा बंदा है वो रैंडम ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग होता है, रैंडम होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नॉन रैंडम में आ जाती है, नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाती है। ये नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर स्नोबॉल सैम्पलिंग की ऑब्वियस बात मैं आपको कहूंगा, आप 10 अपने वालों को हो गया जिनको आपको जानते हो गए, जो इनको आप नहीं जानते उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाती है। जजमेंटल सैम्पलिंग होती है, यानी रिसर्चर ये सोचता है कि यार मेरे हिसाब से इनमें से बेस्ट बंदा कौन हो सकता है जो मेरी रिसर्च में शामिल होगा। तो ये जजमेंटल सैम्पलिंग, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है क्योंकि इसमें हर बंदे के पास इक्वल चांस नहीं होता, मेरी जजमेंट बेस करेगा। एडहॉक कोटास होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जो होता है यानी होता है इसमें, यानी एक इसमें मुझे फर्क दोनों में बताने दो ताकि आपका फर्क गलत ना हो जाए। ये हो गया आपका कोटा सैम्पलिंग, इसमें आ गया ये चीज हो गया, ये हो गया, इसमें यहाँ मिक्स क्या हो रही है, ठीक है। उसमें यानी उसने यहाँ डिफरेंस ये दिया हुआ है एडहॉक कोटा में, उसमें अंदर आपको जो मेन डिफरेंस दिया हुआ ये दिया हुआ है कि इसमें आप जो है रिसर्चर जो है इनके बेसिकली कोई रिस्पॉन्डेंट भी सिलेक्ट कर सकता है कोटा बनाने के बाद, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आ गया क्वेश्चन का डिजाइन। क्वेश्चन को आपने डिजाइन किस तरह करना होता है, तो उसमें आपको पता है ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंड क्वेश्चन में आपको गिवन चॉइसेस होती हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन में गिवन चॉइसेस नहीं होती, ओपन आंसर होता है, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्वालिटेटिव डाटा सिलेक्ट हो रहा होता है, ये हो गया। उसके बाद ये आ गया कि जो इंटरव्यूज है उसमें आपका स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं। देखो सब जो आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है उसके अंदर ऑब्वियसली बात है प्री सेट होता है कि आपने यही क्वेश्चन पूछने हैं। सेमी स्ट्रक्चर में कुछ होता है, कुछ उसको आप डेबिट कर देते हो। अनस्ट्रक्चर्ड में आपका थीम होता है लेकिन बात से बात निकलती जाती है। अब उनमें यह है कि आपका अनस्ट्रक्चर्ड में सबसे ज्यादा जो है डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन क्या होता है उतनी हो सकता है उतनी डायरेक्टेड ना हो, बात कहीं और निकल जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि मुख्तलिफ तरह के बायस क्या हैं। देखो एक तो हमारे पास सैम्पलिंग बायस होता है कि भाई सैम्पलिंग के अंदर जो है, यानी ये तो नहीं हो रहा कि एक ग्रुप जो है ज्यादा फेवर हो रहा है, एक ग्रुप कम फेवर हो रहा है, ठीक है। और एक हमारे पास ये है कि यानी कि उसमें ये है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो हम लोग सैंपल हमने लिया है, अगर हम जो यानी हम जो सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है उसमें कंपेयर टू अगर हम पूरी टारगेट पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, ये हमारा सैम्पलिंग बायस के अंदर आता है, ठीक है। तो सैंपल को हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई हमारा बड़ा रिप्रेजेंट जितना ज्यादा उसमें बायस कम होगा ये वाला, उतना वो सैंपल उसका रिजल्ट जो आएगा वो हमारे पूरे उसका जो है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा। क्वेश्चन बायस ये है कि भाई हमारे क्वेश्चन जो है वो अगर इस तरह फ्रेज किए जाते हैं कि उससे जो रिस्पोंडेंट है उसको लगता है मैंने एक स्पेशल तरह का आंसर देना है, यानी मैंने यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली बात है वो बायस्ड आंसर कर रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन को हमेशा कोशिश इस तरह करते होते हैं कि वो बायस्ड ना लगे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को सिंपल भी रखा जाता है। तो हमारे पास आ गया कि अदर फॉर्म ऑफ बायस में इंटरव्यू बायस होता है। भाई फर्स्ट इंटरव्यू वहाँ पे मौजूद है, अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि यार तुम्हें ये इमरान खान के बारे में क्या बात बुरी लगती है, फर्स्ट मैं उसका सपोर्टर हूँ, तो आप सोचोगे यार ये बंदा अगर उसका सपोर्टर होगा तो मैं इस बारे में कम बात करूँ, ठीक है। तो इस तरह मेरी वजह से आपको उसमें आंसर में बाइस क्रिएट हो जाएगा, आप एक स्पेशल तरीके से आंसर करने के मजबूर हो जाओगे। तो ये चीज़ जो होती है ये आ गई इसमें हमारे पास। अच्छा ये हो गया, और क्या है इसमें, कोई मेन बात ऐसी है, मेन बात से मुराद ये है कि मुश्किल बात, बाकी बात सिंपल सिंपल सी है, ये आपने मैथ्स में पढ़ी होंगी, मीडियन मॉड क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल, सिंपल बातें हैं यार, ये चिल हो गया। अच्छा जी हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, मार्केटिंग मिक्स। वो पॉइंट जहाँ पे हर बच्चा इंक्लूडिंग माई सेल्फ कोई ना कोई गलती जरूर करता है। उसका रीजन ये है कि देखो मार्केटिंग इज नॉट ओनली, मेरा हाथ सुन हो गया कुछ, मार्केटिंग इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रमोशन उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा, इस तरह एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन इज नॉट लिमिटेड टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इज अ गुड पार्ट ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग, लेकिन एडवर्टाइजमेंट इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर सबसे पहली चीज आती है हमारा द प्रोडक्ट इटसेल्फ, वो चीज क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है। उस बाद हमारी उसके बाद यानी कि उसका वो क्या है। अच्छा कुछ जगह में ना 7 पीस ऑफ मार्केटिंग भी दिए होते हैं उनको फर्दर डिवाइड करके, लेकिन चलें यहाँ हमारे पास 4 है, तो उसमें हमारे पास आ गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, ये दो चीजें, ठीक है। उसके बाद हमारे यानी एक चीज के अंदर दो चीजें आ गई। प्राइस में आ गया उसकी प्राइस, कौन सी स्ट्रेटेजी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रमोशन आ गई कि हम लोग प्रमोशनल मेथड्स क्या यूज कर रहे हैं, इसमें एडवर्टाइजमेंट के अलावा डिस्काउंट कूपन्स हमारे पास, उसमें बाय वन गेट वन फ्री टाइप की ऑफर्स, क्या होता है स्पॉन्सरशिप्स आपकी, उसके अलावा क्या लॉयल्टी प्रोग्राम्स, ये तमाम चीजें आती हैं, ठीक है। प्लेस में आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से मुराद ये है कि हम किस मेथड के थ्रू उसको फाइनल कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। याद रखना प्रोडक्शन स्टार्ट होती है
फ्रॉम द पॉइंट इट स्टार्ट से लेके आपके जहाँ पे वो चीज़ यानी कि फाइनल एंड कंज्यूमर को मिलनी है वहां तक पहुंचने पे, ठीक है। तो इसे में रखना है कि वो चीज़ आपकी बड़ी जरूरी है कि हमारा वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होता है। इसमें मैं आपको ना ओवरव्यू से दे देता हूँ, हमारे टाइम अब काफी कम भी रह गया पीछे, इसका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ मुकम्मल। बाकी मैं बताया कि शुभ चैप्टर आपने वहाँ चेक कर लेने, हमने पहले वहाँ पे कवर किया मैं पिछले सेशन के अंदर। जो आपका ये है ना प्रोडक्ट के अंदर को पहली चीज आती है कि प्रोडक्ट की आपकी ब्रांडिंग, इमेजिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। प्रोडक्ट की पैकेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट करती है, वो सेफ भी होनी चाहिए। सेफ होने के साथ साथ पैकेजिंग जो है आपकी, वो आपकी यानी कि उसको वो करने की, ट्रैवल करवाने के लिए वो होनी चाहिए। उस पैकेजिंग से जो है नुकसान होना नहीं चाहिए, यानी पैकेजिंग जो है इस तरह की हो कि उससे कोई नुकसान वगैरह ना हो। मेरे बाल उड़ गए यहाँ से सारे यार। नहीं नहीं सही है, अच्छा। खैर पैकेजिंग से वो है कि उससे इस तक नुकसान ना हो, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तमाम चीज़ें आपकी पैकेजिंग में आ जाती हैं। उसके बाद अच्छा, पैकेजिंग आपकी ब्रांडिंग को सपोर्ट करे, आपके प्रोडक्ट के इमेज को सपोर्ट करे। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ऊपर पैकेजिंग गंदी सी है, कौन से लेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। प्रोडक्ट की मार्केट को सपोर्ट करे, आप एडल्ट्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, बड़े लोगों के लिए, उस पर बच्चों के कार्टून बना रहे हो, कौन लेगा उसको, ठीक है। सिवाय ये नहीं मेरे जैसे एनिमे लवर्स के अलावा, मतलब कौन लेगा। खैर ये हो गया। उस पर हमारे पास चीज़ आ जाती है जो हमारी प्राइस है, प्राइस की स्ट्रेटजीज होती है। कंपेटिटिव प्राइसिंग होती है, कंपेटिटर्स के बराबर की तकरीबन सेम प्राइसेस कर रहे हो। प्राइस स्कीमिंग होती है। स्कीमिंग कहते हैं आमतौर पर जिसका वर्ड यूज होता है, कौन सा यूज होता है, जब आप कोई दूध के ऊपर मलाई नहीं आती है, जो घर में कभी दूध उबाल रहे हो ना, कोई देसी दूध जो होता है उस पर मलाई आती है, उसके ऊपर से आप फिर यूं उतारते हो, स्कीमिंग होती है। उसका बेस्ट चीज को अलग कर लेना, ठीक है। तो इस तरह प्राइस स्कीमिंग जो होती है, आप एक मार्केट लेवल से ज्यादा प्राइस चार्ज करते हो, उससे तीन चार चीजें होती हैं। तो आपने कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया किसी और के पास नहीं है, या आप अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर क्वालिटी उसकी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। जैसे आईफोन करता है, हर साल कोई नया फीचर डालता नहीं, एक चीज कम कर देता है और प्राइस डबल कर देता है, ठीक है। तो ये वाला चीज जो है प्राइस स्कीमिंग की उसमें आ जाती है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पेनिट्रेटिव प्राइसिंग। पेनिट्रेशन का मतलब होता है यानी उसमें जगह बना के घुसने की जगह बनाना, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो उसका मतलब ये है कि एक मार्केट जहां ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है, आप नए आ रहे हो, तो ऑब्वियसली मार्केट से कम प्राइस पे चीज ऑफर करोगे तो घुस पाओगे ना। जैसे जैसे एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की बल्लेबाज अकेडमी जब आई थी, मैंने आपको साल पहले कहा था कि यही होगा। उन्होंने पेनिट्रेशन के लिए कहा हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हम जो है फ्री देते हैं, हम बच्चों को क्या नाम पेड नहीं देते, हम ये हम वो हम यहाँ इधर। पूरा साल ड्रामा किया उन्होंने। मैंने आपको पिछले साल कहा था ये ड्रामा चल रहा है, अभी पैसों पे आ जाएंगे, असल में ना कमाने आए हैं, ये सारा ड्रामा गुजार रहे हैं अपना, ताकि ना ये पेमेंट कमा सकें। साल खत्म हुआ है, अब जी उनके बकायदा वो हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, जहां पे वो बच्चों को स्पेशल डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं अपने पेड कोर्सेज के ऊपर, प्रीमियम कोर्सेज के ऊपर। तो खैर ये पेनिट्रेटिव प्राइसिंग का, पेनिट्रेटिव स्ट्रेटजी का मेथड है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आ गई, अब तो बल्कि वो ड्रीम टीम में फॉर्म कर रहे हैं। खैर ज्यादा ना बुलवाओ यार, बात कहीं से कहीं निकल जाती है। अच्छा खैर ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट चीज आ गई सर हमारे पास इसके अंदर, पेनिट्रेटिव हो गई हमारे पास, ये हो गई, स्किमिंग हो गई, कंपेटिटिव हो गई, और कौन सी होती है। चलिए मैं बताता हूँ अच्छा उसमें हमारे पास नेक्स्ट आ गया उसकी प्रमोशन। प्रमोशन में बता दिया, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के मेथड्स, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट, ये तमाम चीजें। प्लस उसके साथ साथ यानी नेक्स्ट चीज क्या आती है, प्रमोशन। उसके अंदर आपके डिस्काउंट ऑफर्स, वाउचर्स, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, आपके स्पॉन्सरशिप्स, बाय वन गेट वन ऑफर्स, आपके जो स्टोर कार्ड्स टाइप की चीजें होती हैं, लॉयल्टी कार्ड वगैरह, ये चीजें हो गई। ये तमाम चीजें प्रमोशन के अंदर आती हैं। इवेंट्स को स्पॉन्सर करना आपके, और क्या होता है, कस्टमर उसमें रिलेशन को फॉर्म करने की एक और चीज होती थी, अब मुझे निकल गई। खैर वो होता है, ये हो गया। प्लेस में आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को दे रहा है, मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर दे रहा है, मैन्युफैक्चरर आगे जो है होलसेलर को उससे रिटेलर को दे रहा है, मैन्युफैक्चरर जो है आगे डायरेक्ट रिटेलर को दे रहा है, मैन्युफैक्चरर जो है आपकी यानी कि आपके बीच में यानी कि आपका वो है दूसरे मुल्क में एजेंट है, फिर वो होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर आगे रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर कस्टमर को दे रहा है। ये क्या चेन बनती है, ये आपकी प्रोडक्शन चेन में आ जाती है मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। तकरीबन यार 1 घंटा 32 मिनट हो गए, हम एक चैप्टर मेरा ख्याल है और टच कर सकते हैं। लग रहा है ये वीडियो सेव, अल्लाह ताला यानी दुआ ही अल्लाह ताला करे कि ये वीडियो सेव हो जाए, क्योंकि अब ये लंबी हो गई, ये ना हो कि ये किस वजह से डिलीट हो जाए। लेकिन ये अगर हो जाती है तो काफी इंशाल्लाह फायदा होगा। इसमें हम ना कोई 1 2 चैप्टर और भी निकाल देते हैं, देखते हैं कौन से निकल सकते हैं। लेट मी चेक। फाइनेंस का कोई टॉपिक तक टच कर लें यहाँ से। चलिए मैं फाइनेंसिंग मतलब आपको ना मोस्टली समझा देता हूँ, उसमें आपकी आसानी हो जाएगी। अच्छा चले, फाइनेंस वाले चैप्टर में को हमारे पास एक टॉपिक आती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लोन्स, या शॉर्ट टर्म जो होती हैं आपके डेब्ट्स, ठीक है। अब उसमें यानी कि ये बात अगर आपको इसमें डेफिनेशन आ जाए, यहाँ शॉर्ट टर्म का लफ्ज मेंशन नहीं करते तो 1 नंबर मिलेगा, आपसे बाकी बात मेंशन कर देते हो तो 2 नंबर के बात मेंशन करनी जरूरी है। अच्छा लिक्विडेशन होती है जब एक फर्म ट्रेडिंग खत्म कर देती है, यानी वो बेसिकली
दिवालिया हो जाती है समझ लो, ठीक है, और उसके एसेट जो उनको भेजा जाता है ताकि वो जो कैश बन पाए उससे जो है क्रेडिटर्स को पे किया जा सके और सप्लायर्स को पे किया जा सके, ठीक है। ऊपर हमारे पास आता है कि यानी कि वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, हमारे पास पूरी इसकी बुक में रेशियोज वाला शामिल है, वहां पड़ी भी होंगी पहले। फाइनेंस के सोर्सेज क्या है, देखो इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पहला हमारे पास जो होता है, ओनर के अपने पैसे हो जाते हैं, ठीक है, उसकी अपनी सेविंग्स हो सकती है, बिजनेस की रिटेन अर्निंग्स हो सकती है। ओनर की सेविंग आ जाएगी अगर पार्टनरशिप या आपकी सोल प्रोप्राइटर ऐसी कंपनी जहां पे यानी ऐसा बिजनेस है, कंपनी नहीं, ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर ओनर के एसेट्स, वो एसेट्स कॉमन है, ठीक है। दूसरा आपका जो आता है जो आपका वो है क्या होता है अपना, क्या कहते हैं इसे, जो आपका कंपनी उसकी रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगी, पहले उसने प्रॉफिट सेव किया है। कॉमन सेंस यूज करना, एक ऐसा बिजनेस जिसने अभी तक प्रॉफिट बनाया नहीं, पहला साल है ट्रेडिंग का, वो रिटेन अर्निंग नहीं रख सकता, उस पर रिटेन अर्निंग नहीं होंगी अपनी, ठीक है। सेल ऑफ एसेट्स आ जाते हैं। सेल ऑफ एसेट ये कि आपका जो रिडंडेंट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बिल्डिंग पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा आपके पास मशीनरी पड़ी हुई है जो यूज नहीं हो रही, उसे सेल कर देना, ठीक है। वर्किंग कैपिटल को आप रिड्यूस कर देना, यानी कि उसमें ये हो सकता है कि आपका, अच्छा जरूरी बात, वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट टर्म में मीट करने के क्रेडिट भी लिया सकते हैं, ओवरड्राफ्ट लिया सकते हैं, इसका क्रेडिट भी यूज हो जाता है, ठीक है। अच्छा उस बाद हमारे पास आता है कि इंटरनल सोर्सेज का आपको बेनिफिट क्या होता है कि भाई जल्दी रेडी अवेलेबल होते हैं, आप किसी को आपको आपका इक्विटी लेवल चेंज नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता आमतौर पर, लेकिन नुकसान क्या है कि लिमिटेड होते हैं और इनमें से जो है बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो है फाइनेंस नहीं हो सकती। क्या मसला है भाई, करता हूँ यार, मैंने आपको कहा तो है। अच्छा है, ये हो गया। अच्छा मुझे ऐसे लोगों से ना बहुत अजीब होता है कि यार मैं 10 बार कह चुका हूँ कि मैं बिजी हूँ, अजीब, अच्छा है चले। और है भी ये कोई यानी ये वो बंदा, यानी ये कोई स्टूडेंट नहीं है, पहले से मैं क्लियर कर लो, जो बाबा मेरा फोन ही दूसरे वाला मेरा आम वाला फोन है, ये एक ऐसा यानी क्लाइंट है जिसको यार मैंने सुबह उससे डबल चीज दी है जो उसने मांगी थी, एंड स्टिल ही इज लाइक चलो खैर। एक्सटर्नल सोर्स में वहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि ये शॉर्ट टर्म होता है, इसके ऊपर हमें रीपे करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, एक्सपेंस बन जाता है। अच्छा उस पर हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आ गई, ट्रेड कार्ड हो गया। ट्रेड कार्ड में यानी कि हम लोग बेसिकली जो है अपने उसको गुड्स एंड सर्विसेज को बाद में पे कर सकते हैं, सप्लायर को बेसिकली यानी कि जो हम क्रेडिटर बना सकते हैं, ठीक है। डेप्ट फैक्टरिंग क्या होती है, एक मैंने अगर फर्ज करो आपसे 1 करोड़ रुपया लेना है, ठीक है, मैं एक डेप्ट फैक्टरिंग कंपनी के पास जाऊंगा, मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत है, आपने मुझे 2 साल बाद देना है, एग्जाम्पल है, मैं कहूंगा यार मुझे आप अभी दे दो, कहेंगे हम आपको ना फिर हम लोग 85 लाख देंगे और बाद में डेप्ट हम कलेक्ट कर लेंगे। अब फायदा क्या है, मुझे अर्जेंट पेमेंट मिल गई, और अब डेप्ट कलेक्ट करने का मसला उनके सर पे हो गया, नहीं कलेक्ट होता तो उनके सर पे इशू है, ठीक है, वो खुद करेंगे। नुकसान क्या है, मुझे पैसे मेरे कट होके मिल रहे हैं, पूरे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब आप हायर परचेजिंग लीजिंग वाला का होता है, ठीक है, इनके डिफरेंसेस देख लेना, हायर परचेजिंग लीजिंग के आपके बड़े जरूरी होते हैं। बेटे अभी ऐसा नहीं, स्कूल की कॉल आ रही है, मैं पहले ये कर दूं मुकम्मल, फिर करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा ये हो गया हमारे पास, पता आ गया लॉन्ग टर्म बैंक लोन। अच्छा अब जरूरी बात ये ध्यान में रखना, लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स वर्स यानी डेब्ट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग, यानी कि शेयर को सेल करने की फाइनेंसिंग। शेयर सेल करने की फाइनेंसिंग का बेनिफिट क्या है कि आपको पैसे रीपे नहीं करने पड़ते, दैट इज लाइक योर परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल आ गया, ठीक है। सेकंड, इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता। थर्ड, डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं है, मैनेजमेंट डिसाइड करती है, अगर उनको लगता है कि इस साल दे सकते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है, जरूर नहीं होता देना। डिविडेंड आम तौर पे जो है यानी कि आपके प्रेफरेंस शेयर्स के अलावा जो है यानी कि आपके जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के अलावा पिछले डिविडेंड जो है आपके वो जमा नहीं होते, ठीक हो गया। अब जरूरी बात क्या है, नुकसानदेह बात क्या है, एक तो आपकी कंपनी की ओनरशिप चेंज हो सकती है, इसको इस यानी कि उसमें अगर दूसरा बंदा ज्यादा शेयर लेता है उसको ओनरशिप चली जाएगी। इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग वो करते हैं, यानी हम लोग शेयर को बोनस शेयर का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, हम लोग यानी उनको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं प्रोपोर्शनल शेयर्स और लेने का, ठीक है। दूसरा इशू क्या है इसके अंदर, दूसरा इशू ये है कि हम लोगों को जो हमारा डिविडेंड होता है वो टैक्स में से कट नहीं होता, यानी टैक्स जो टैक्सेबल अमाउंट है उससे कट नहीं होता, टैक्स हमें पहले पे करना पड़ेगा, डिविडेंड यानी कि उसके बाद उसमें डिडक्ट होता है। समझने वाली बात ये है कि टैक्सेबल अमाउंट कम नहीं होती डिविडेंड की वजह से, ठीक है, हमें टैक्स पूरा ही पे करना पड़ता है फिर भी। अच्छा जो आपका डेब्ट फाइनेंसिंग है उसका नुकसान क्या है, पहला नुकसान ये कि आपको डेब्ट रीपे करना पड़ता है, परमानेंट नहीं होता, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, ठीक है। डेब्ट जो होता है वो आपका गेयरिंग रेशियो बढ़ा देता है, आपके इन्वेस्टर जो है उतना आप इंटरेस्ट इन्वेस्ट करने के इंटरेस्टेड नहीं होंगे अगर आपकी गेयरिंग रेशियो बहुत ज्यादा है। लेकिन डेब्ट का बेनिफिट क्या है, डेब्ट का बेनिफिट ये है कि रेडीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, उसमें आपकी ओनरशिप चेंज नहीं होती, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो इंटरेस्ट है वो आपका यानी इस्लाम में हराम है, मकसद ये वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ यही बुक में जो लिखा हुआ बात, वैसे इस्लाम में तो इंटरेस्ट वैसे ही हराम है। इंटरेस्ट का यानी उसका ये होता है कि इंटरेस्ट जो है वो आपका टैक्सेबल अमाउंट से पहले डिडक्ट होता है, यानी आपकी टैक्सेबल अमाउंट निकलती है इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद। इसको यूं समझना, फर्ज करो टैक्स ब्रैकेट शुरू हो रही है 5 लाख से, 5 लाख से ऊपर अर्निंग होगी तो टैक्स देना पड़ेगा, 5 लाख से कम नहीं देना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं समझने के लिए, 5,10,000 पे मेरी अर्निंग थी बाकी सारी, हर चीज निकाल के नेट अर्निंग, उसमें से 20,000 निकल गया मेरा इनकम टैक्स, 490 हो गया, टैक्स देना पड़ेगा।
तो ये जो चीज है इंटरेस्ट का, यानी ये बेनिफिट मिल जाता है, इसको आप में रखेंगे, ठीक है। बाकी यार मोस्टली चीजें नहीं सोच कर, कोई अगर जेन में क्वेश्चन हो, कोई स्पेसिफिक चैप्टर हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर कमेंट्स में दिया हुआ है। एक तो मुझे वैसे व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना, मैं अगर मुझे इसके पास मेरे पास कोई चैप्टर के वॉइस नोट्स हुए, या मेरे पास कोई अगर फर्दर पेपर डिटेल्स के ऊपर चीजें हुई पुरानी वाली, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। एक चीज से ये हो गई। अच्छा, दूसरा, कोई स्पेसिफिक चैप्टर में इशू हो, कोई मसला हो, कोई हेल्प चाहिए, तो मुझे आप टेक्स्ट कर देना, मैं उसमें आपको हेल्प कर दूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोई और इशू हो तो मैं अवेलेबल होता हूँ, ठीक है। बाकी यार आप लोगों की दुआएं, अगर आप लोगों का पेपर अच्छा करे, आप दुआ करोगे ये सेव हो जाए और ये लग जाए इंशाल्लाह। कल बनाएंगे सोशियोलॉजी की, अर्ली टाइम में इंशाल्लाह बना दूंगा, ताकि आप उसको एंड तक देख सको, जो स्टूडेंट ओ लेवल सोशियोलॉजी वाले हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक। कोई गलती हुई हो, खता हुई हो, तो इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, अल्लाह ताला से भी यानी कि उसकी मगफिरत की दुआ करता हूँ, तौबा करता हूँ, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया।